मैं चाहती हूँ कि आप ये जो फ़र्क है ना और इन दोनों के जो चैलेंजेस हैं दोनों, अभी तक पिछले इतने सालों से डोमिनेंस सिर्फ और सिर्फ स्वीट इंडस्ट्री की रही है। कुछ ऐसा कोई फ्रेग्रेंस यूज़ किया जाता है जो खींचे? अभी ट्रेड सीक्रेट है अगर आपको ओह पता प्लीज़ मुझे है। बताओ। ऑनेस्टली देयर आर लॉट ऑफ फ्रेग्रेंसेस। 2-3 साल लग के आई वाज entirely in the back end kitchen from 9 a.m. till 6 p.m. in the evening, getting new recipes made, getting products, revamped, नई नई चीज़ें बनाना। Suddenly 2012 दिवाली वाली रात को that outlet caught fire. So the entire outlet was burnt to the ashes and it was very depressing. अब मुझे तो इतना ग्रेविटी नहीं फील हुई जितनी पापा को ग्रेविटी फील हुई होगी। आई कुड इमेजिन टुडे बिकॉज एक छोटी सी चीज़ भी मेरी खो जाती है तो हम कंसर्न हो जाते हैं। तो बाउंस बैक करने में काफ़ी टाइम लगा। बेचना कैसे है ना? बेचना ही सबसे बड़ी समस्या है। बात सिर्फ यूएसपी पे आती है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, एक यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट हो। मुझे लगता है वो मैनेजमेंट वाली जो चीज़ होती है ना वो एक्सपीरियंस से आती है फिर, है ना? फूड बिजनेसेस तब फेल होते हैं जब उनका प्रोडक्ट खराब होता है। तब फेल नहीं होते क्योंकि पैसे नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्टार्टअप वाइब्स 18 में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं अक्षत मेहता। अक्षत कैमडन हाँ जी। कैमडन के ओनर हैं और फूड बिजनेस किस तरह से काम करता है और आप अगर अपना फूड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बातचीत आपके बहुत काम की होगी। तो स्वागत है अक्षत आपका, और कैसा लग रहा है आपको स्टार्टअप वाइब्स 18 में? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। बहुत अच्छा लग रहा है दैट आई एम एबल टू शेयर माई लाइफ स्टोरी ऑन दिस प्लेटफॉर्म यस, एंड काफ़ी एक्साइटिंग रहने वाला है। बिल्कुल। तो हम लोग शुरू से बात करते हैं अक्षत, है ना? आपके स्कूल कॉलेज से, तो आप कहाँ से, दिल्ली से ही हमेशा से दिल्ली में ही रहे हैं आप? हाँ जी, आई एम ब्रॉन एंड बॉट अप इन दिल्ली। मेरे पेरेंट्स हरियाणा से हैं। तो अराउंड 1991 में दे केम टू दिल्ली कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। माई डैड केम। तो अराउंड 2004 ही ओपनड अप अ स्मॉल रेस्टोरेंट। उन्होंने रेस्टोरेंट खोला आसपास देख के कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बूम हो रही थी। तो वी हैड अ वेरी स्मॉल कौन से साल की बात थी ये? दिस वाज बैक इन 2004। आई थिंक 3 और 4, आई क्लियरली डोंट रिमेंबर प्रॉपर्ली। तो उस टाइम उन्होंने छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। इट वाज डूइंग वेल बिकॉज उस टाइम रेस्टोरेंट्स बहुत कम हुआ करते थे, बट चैलेंजेस बहुत थे रेस्टोरेंट के अंदर। लॉन्ग आवर्स ऑफ ड्यूटी, लेट नाइट्स, बिकॉज यू हैव टू सर्व द गेस्ट्स एंड ऑल। एंड उस टाइम सोशल मीडिया बूम नहीं था, तो यू हैड टू मार्केट एवरीथिंग योरसेल्फ। ऑनलाइन बूम नहीं था, तो सब कुछ प्रोक्योरमेंट भी खुद करनी पड़ती थी जाके। तो थिंग्स वर चैलेंजिंग। स्लोली एंड ग्रेजुअली जब हम एक्सपैंड करने लगे तो समवन गेव अस एन आइडिया कि यार आप ना एक छोटा सा बेकरी काउंटर लगा लो अपने रेस्टोरेंट में। तो डैड वाज लाइक कि ठीक है यार, लगा लेते हैं, लेट्स सी इफ एडेड सेल इज़ अ बेनिफिट। तो एक छोटा सा बेकरी आउट स्टैंड ही लगाया, कियोस्क का लगाया। वहाँ पे वी स्टार्टेड प्रोक्योरिंग थिंग्स फ्रॉम समवन एल्स। आउटसोर्सिंग करा हुआ था हमने। सो 3 months वी डिड दैट एंड वी गॉट अ ग्रेट रिस्पॉन्स बिकॉज आसपास कोई बेकरीज थी नहीं। दिस वॉज इन ओल्ड राजेंद्र नगर। आसपास ये कोई, 2004 की ही बात हाँ है। जी, तो वहाँ पे आसपास कोई बेकरीज थी नहीं। हम्म। आसपास बेकरीज नहीं थी तो दैट स्टार्टेड वेरी वेल। अच्छा चलने लगा। 1-2-3 साल हमने पैरेलली रेस्टोरेंट एंड बेकरी रन करा। देन आई क्लियरली रिमेंबर माई डैड टेलिंग मी द स्टोरी एंड टू 1,000 पीपल ऑनेस्टली कि 2007 या 8 में एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, लक्ष्य। हाँ, लक्ष्य, यस, लक्ष्य जिसके हाँ। अंदर वो आर्मी मिशन पे जाते हैं। उसमें एक डायलॉग था उनका विच विच ही इज़ वेरी इंस्पायर्ड बाय, कि अगर आपको कोई भी काम करना है स्पेशलाइजेशन से करना है, तो अगर आप घास काटने वाले बने तो ऐसे घास काटने वाले बने कि पूरे देश विदेश में आपको जाना जाए। तो स्पेशलाइजेशन से काम करें, उसी के अंदर ग्रोथ है, उसी के अंदर सक्सेस है। सो दैट नाइट ही डिसाइडेड कि यार अब रेस्टोरेंट नहीं करना, बेकरी के अंदर मज़ा आ रहा है, रेस्टोरेंट शट करेंगे। एंड हाल फिलहाल में उसी टाइम हमने अच्छा, रेनोवेशन तो करी थी। रेस्टोरेंट और बेकरी दोनों साथ चला साथ रहे थे? चल रहा था, हाँ जी। तो उन्होंने रेस्टोरेंट शट डाउन कर दिया विद इन अ फ्यू डेज एंड बेकरी फुल फ्लेजेड कर ली।
बैक एंड किचन सेटअप कर लिया एंड देन टीम हायर कर ली, फुल फ्लेजेड बेकरी लाइक यू सी एवरीवेयर वो कर ली. सो थिंग्स वर गोइंग वेरी वेल, मज़ा आने लगा उनको. आई वॉज स्टिल इन स्कूल आई थिंक दैट टाइम. तो मज़ा आने लगा बिकॉज बेकरी इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट सेक्टर एज कम्पेयर टू अ रेस्टोरेंट, बिकॉज रेस्टोरेंट हाँ, के अंदर यू नो नीड टू सर्व द गेस्ट योर सेल्फ. मैं चाहती हूँ कि आप ये जो फ़र्क है ना, और इन दोनों के जो चैलेंजेस हैं दोनों के, अगर आपको रेस्टोरेंट शुरू करना है और आपको अगर एक बेकरी शुरू करनी है, तो मतलब किस तरह से आप किन किन चुनौतियों का सामना करते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों का अपना अलग है मामला, है ना? बिल्कुल. दोनों को अलग अलग तरीके से चलाया जाता है. फूड इंडस्ट्री में आई थिंक 3 या 4 सेगमेंट हैं. हाँ, वन इज़ अ बेकरी सेगमेंट, हाँ, वन इज़ अ रेस्टोरेंट सेगमेंट, हाँ. एक है डिलीवरी सेगमेंट एंड एक है होम बेकर सेगमेंट. हम्म. तो रेस्टोरेंट सेगमेंट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट बिकॉज वहाँ पे मेजर फोकस इज़ अबाउट गिविंग एन एम्बियंस टू द कस्टमर्स, बिकॉज यू आर नॉट सेलिंग योर फूड, यू आर सेलिंग एन एम्बियंस. तो एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करता हाँ, हाँ, बिल्कुल. हूँ. बैक इन 2015 आई वॉज इन लंडन. तो वहाँ पे एक हागन डास के नाम से एक आइसक्रीम ब्रांड है. हम्म. उनकी स्टडी में क्या था दैट वी वर गिवन एन आइसक्रीम एंड एक एटमॉस्फेयर बनाया हुआ था. सो द फर्स्ट एटमॉस्फेयर वाज दैट यू आर सिटिंग इन अ पार्क वेयर बर्ड्स आर चर्पिंग, अच्छा एम्बियंस है, अच्छा एटमॉस्फेयर है एंड ट्रीज हैं, ऐसे विजुअल पूरा रिप्रेजेंटेशन था. एंड वी वर सिटिंग, वी वर ग्रुप ऑफ 7 to 10 पीपल. तो उन्होंने बोला आइसक्रीम खाइए एंड कुछ 4-5 पैरामीटर्स थे, उस पर आइसक्रीम को रेट कीजिए. ओके, हमने रेट करा. सेकेंड सिचुएशन थी, यू आर सिटिंग ऑन एन एयरप्लेन. आप फ्लाइट में बैठे हैं, शोर हो रहा है आसपास, कोई बच्चा रो रहा है एंड देर इज़ दैट वॉइड ऑफ सब एयर एज वेल. तो वहाँ पे उन्होंने सेम आइसक्रीम दी, आप आइसक्रीम खाइए और उसको आप उसका फीडबैक दीजिए. ओके. तीसरा एटमॉस्फेयर, आप अपने बेड पे बैठे हैं, यू आर वॉचिंग अ मूवी, देर इज़ नो साउंड एट ऑल एंड आप तब उसका फीडबैक दीजिए. हमने फीडबैक दिया. तीनों फीडबैक के बाद तीनों का फीडबैक अलग था. नहीं, पहला कौन सा था? पहला था इन अ पार्क यू आर सिटिंग, हाँ, हाँ, सेकंड था एयरप्लेन, हाँ. थर्ड था बेड पे बेड आप पे आराम से बैठे, बैठे हाँ, हो अपने रूम में, है अपने ना? रूम में. एंड में पता लगा दैट तीनों का फीडबैक कम्प्लीटली डिफरेंट था. अच्छा. किसी की रेटिंग 40%, किसी की 60%, किसी की 90%, बट द आयरनी इज आइसक्रीम सेम थी. ओह. वी फाउंड आउट इंटरेस्टिंग. we found out that the ambience in which you are having that food वो बहुत मैटर करता है टू योर टेस्ट, बिकॉज 50% ऑफ द टेस्ट इज एक्वायर्ड. आप पहले ही उसको एक्वायर कर जाते हो विद द प्री कंसीव्ड नोशंस बिफोर एंटरिंग दैट प्लेस. किसी रेस्टोरेंट में आप किसी के बारे में अपने वर्ड ऑफ माउथ बहुत सुना है, तो आप रेस्टोरेंट एंटर करने से पहले ऑलरेडी आपका टेस्ट डेवलप हो चुका है, बिकॉज यू आर गेटिंग दैट फीडबैक फ्रॉम पीपल ऑन सोशल मीडिया एंड अलॉट ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स. तो 50% टेस्ट डेवलप हो चुका होता है एंड दैट नेक्स्ट 50% इज अपॉन द रेस्टोरेंट. तो एक अच्छा एम्बियंस देना रेस्टोरेंट में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है एंड ज़रूरी भी है. हाँ. सेकंड, हम बात करें बेकरी की. बेकरी इज़ अ साइंस ऑल टुगेदर, बिकॉज रेस्टोरेंट के अंदर अ पिंच ऑफ सॉल्ट कैन बी सेम फॉर यू, कैन बी डिफरेंट फॉर सम अदर पर्सन. On the contrary, bakery is a complete science because everything is measured to the gram, to the last gram, and then production happens. Restaurant के अंदर the things are completely driven by the chefs, because whatever the chef does in terms of the ultimately Indian cuisine के अंदर it is all the play of spices. कि स्पाइसेस कितनी क्वांटिटी में डले हैं, बिकॉज वो 10 स्पाइसेस से आई थिंक आई डोंट नो 100 डिशेस बना सकते हो आप. तो सारा प्ले स्पाइसेस का है एंड हैंड्स ऑफ द शेफ. बट इन अ बेकरी इट इज़ ऑल अबाउट मेजरिंग द इंग्रेडिएंट्स इन सच अ वे, एक एक ग्राम वुड मैटर टू द फाइनल प्रोडक्ट. देन थर्ड सेगमेंट इज आई थिंक होम बेकर्स. Home bakers, again, delivery model they have adopted, nearby society model they've adopted. In a very small scale they're doing it, and a lot of people are happy doing it, a lot of people are growing doing it. Cloud kitchens के अंदर we do not need an ambience, you need good branding and good हाँ. packaging. हाँ, और फूड टेस्ट भी. फूड टेस्ट भी डेफिनेटली, बिकॉज आज की डेट में आई थिंक अगर आपको कुछ खाना पसंद है, इवन देर इज अ शिफ्ट इन द मार्केट ऑल टुगेदर, तो कुछ खाना पसंद है, यू वुड ऑर्डर फ्रॉम दैट प्लेस इवन इफ दैट प्लेस इज अराउंड 20 किलोमीटर्स अवे. हाँ. दिस एज ऑफ दिस फूड जाइंट्स हैव मेड आवर लाइफ सो ईजी कि अगर 20 किलोमीटर दूर से भी आपको खाना मंगाना है तो वो आ जाएगा. सो लेकिन अक्षत, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब मतलब हम सेम चीज़ जब रेस्टोरेंट में जा कर के खाते हैं या बेकरी में ही जाके खाते हैं, तो उसका टेस्ट बहुत अलग और अच्छा लग रहा होता है. सेम चीज़ को जब हम घर पे मंगाते हैं तो वो थोड़ा तो कभी कभी टेस्ट
वो वाला फील नहीं मिलता है जो आपको वहां जा करके बैठ के खाने में मिलता है ना? डेफिनेटली जैसे मैंने बताया, इट इज ऑल अबाउट दैट एम्बियंस, दैट हाँ। एटमॉस्फेयर विच इज क्रिएटेड. हम्म। अब किसी बेकरी में जाते हैं, यू हैव दैट स्मेल ऑफ हाँ, सेवरीज, दैट यस स्वीट यस, ओ स्मेल. हो। तो आप मॉल में जाइए, आपको वहां पर भी एक खुशबू आनी शुरू हो जाती है बहुत दूर से, बेकरी की खुशबू बहुत दूर से आनी शुरू हो बिल्कुल जाती बिल्कुल है। क्या बिल्कुल. ये सच है कि सचमुच ऐसा कोई फ्रेग्रेंस यूज किया जाता है जो खींचे? ऐसा सच है? अब ट्रेड सीक्रेट है अगर आपको ओ पता प्लीज मुझे है. बताओ। Honestly, there are a lot of fragrances which है ना? come like vanilla जिनसे fragrance. क्रेविंग आती है Yeah, एकदम yeah, खाने yeah. की। So fragrances आते हैं. There are a lot of machines. So fragrance हाँ। we try to induce it. Because ultimately it is all about luring the customers inside. हम्म। Our rest it's our job. मतलब एक अलग ही तरह का खिंचाव होता है ना उस खुशबू में, ऐसे लगता है कि एकदम कुछ पक रहा है अच्छा सा, बिल्कुल. और बस खा लो अभी जा करके, है ना? इतना अच्छा खुशबू आता है। और जरूरी नहीं है कि हर चीज का टेस्ट आपको अच्छा भी लगे, लेकिन खुशबू बहुत सही होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. खुशबू एंड उसके बाद आई थिंक विजुअल अपीयरेंस. बिकॉज हाँ। वी आर सेलिंग दैट ओनली. टेस्ट इज सेकेंडरी. जब तक आपको चीज़ देखने में नहीं अच्छी लगेगी, चाहे रेस्टोरेंट हो चाहे बेकरी हो, जब तक वो चीज़ देखने में अच्छी नहीं लगेगी, विजुअली अपीलिंग नहीं लगेगी, बिकॉज अल्टीमेटली कस्टमर इज बाइंग द प्रोडक्ट्स फेस हाँ फर्स्ट. बिल्कुल टेस्ट सेकेंडरी है. बिल्कुल। और बेकरी के साथ केक्स वगैरह, मफिन्स वगैरह, मतलब बेकरी के साथ तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है ना, बिल्कुल कि वो बहुत टेम्पटिंग सा लगे, एकदम देखने में भी खाने का दिल कर जाए। बिल्कुल बिल्कुल. विद दिस न्यू एज आई थिंक every other bakery owner on this in this country is trying to achieve that excellence in perfection in terms of the visual representation. कि देखने में आउटलेट सुंदर होना चाहिए, अंदर घुसे तो इट शुड बी विजुअली अपीलिंग द प्रोडक्ट्स. सो आई थिंक द कंट्री इज गोइंग अहेड. अ ग्रेट जॉब फॉर ऑल द बेकर्स. एवरीवन इज डूइंग वेरी वेल एंड आई थिंक इट विल कंटिन्यू टू ग्रो. यस, हम लोगों ने बीच में इतना इंटरेस्टिंग कहानी चल रहा था, आप सुना रहे थे कुछ, है ना, अपना लंदन का? बिल्कुल बिल्कुल. हाँ। उससे पहले मैं चलता हूँ एक बारी. हाँ। तो 2007 में जैसे बताया, फादर ने बेकरी सेटअप कर ली थी. बहुत मज़ा आने लगा, काम करने मज़ा आने लगा. लॉन्ग ड्यूटी आज थोड़े कम हो गए बिकॉज रेस्टोरेंट में आपको लेट तक सर्व करना होता था. स्मॉल स्केल बिजनेस था उस टाइम. बेकरी के अंदर इट वॉज कम्प्लीटली ऑपोजिट. फुल डे यू हैव टू डू द प्रोडक्शन एंड शाम को इट इज सेलिंग एट द आउटलेट्स. सो काफ़ी मज़ा आने लगा. एंड बेकरी में क्या था, देयर वॉज अ सेगमेंट ऑफ नॉन पेरिशेबल गुड्स लाइक कुकीज, ड्राई केक्स एंड अदर हैम्पर्स विच यू वर डूइंग इवन बैक देन. तो पीपल यूज टू गिफ्ट दैट अलॉट. किसी को गिफ्ट करते हैं तो वो वर्ड ऑफ माउथ से आई थिंक सेल्स और बढ़ने लगी. वर्ड ऑफ माउथ से ब्रांडिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगी. तो ये सब हो रहा था. उसके बाद वी डिसाइडेड कि हम एक और आउटलेट खोलते हैं. सो 2011 में वी ओपनड अप अनदर आउटलेट नियर द विसिनिटी अराउंड 3-4 किलोमीटर्स अवे. तो everything was going great. Outlet was a very good success. Sales were very good. Suddenly 2012 uh, दिवाली वाली रात को that outlet caught fire. So the entire outlet was burnt to the ashes and it was very depressing. मैं तो उस टाइम स्कूल में था. ऑब्वियसली। मैं उस टाइम कॉलेज में था, सॉरी. तो इट वॉज वेरी डिप्रेसिंग. मैं तो बिजनेस में फुल टाइम इन्वॉल्व नहीं था, बट आई कुड सी द फैमिली बिकॉज 50% ऑफ द रेवेन्यू जनरेटिंग ऑब्वियसली, और क्या? सेल हाँ। इज कम्प्लीटली गॉन हाँ। overnight, and that हाँ। too on the night of Diwali. Something must have happened. So it was very depressing for all of us कि क्या करना तो ये है. दिवाली के पटाखों की वजह से हुआ था? पटाखे थे, शॉर्ट सर्किटिंग थी, मैं इसीलिए दिए कहती थे. हूँ दिवाली के पटाखे नहीं चलाने चाहिए, या कुछ ना कुछ नुकसान ही करेंगे। बिल्कुल. कुछ नहीं करेंगे तो पॉल्यूशन बना करके रखेंगे। तो दिस हैपेंड. तब मैंने डिसाइड किया यार काम तो चल रहा है, काम ग्रो भी हो रहा है, बट एक प्रोफेशनलिज्म मिसिंग है. कि बिजनेस में प्रोफेशनलिज्म होना ज़रूरी है. शायद थोड़ा और प्रोफेशनल होता. ये कब की बात है, लंदन से नहीं वापस नहीं, आने और के बाद? बहुत पहले. अच्छा। ये कॉलेज से भी पुरानी बात है. अच्छा। तो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए था. बिकॉज ऑन एंड ऑफ जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो वीकेंड्स पे, probably festive time पे, so I used to go and help my dad कि there was a limited number of team and जब festival time पे sales ज़्यादा होती हैं तो you are required, your presence is required. तो मैं हेल्प करता था. तो स्टार्टिंग से ही एक वो पैशन था कि यार काम तो करना है, बिजनेस करना ही करना है. अच्छा, शुरू से ये था कि पापा के साथ ही आना है बिजनेस में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कभी डिसाइडेड नहीं था. बट ये था कि जैसे अब फूड इंडस्ट्री में क्या होता है दैट यूजुअली ड्यूरिंग फेस्टिव टाइम द सेल्स आर अराउंड 3-4x. तो 3-4x सेल्स मीन्स मोर कस्टमर्स. सो मोर कस्टमर्स मीन मोर हैंडलिंग. तो मोर हैंडलिंग के लिए अब आई यूज टू हेल्प डैड. जैसे कभी ही इज़ नॉट अवेलेबल, सो आई यूज टू बी द स्टेपनी फॉर हिम.
तो मैं स्टार्टिंग से अराउंड 7th 8th क्लास से बिजनेस जाता का था, लाइक प्रॉब्ली वंस अ वीक, 10 सो आई यूज्ड टू गो देयर. सो ये फील हुआ कि प्रोफेशनलिज्म बहुत मिसिंग है जब ये इंसिडेंट हुआ. तो फिर मैंने सोचा यार क्या अगर ये डिज़ाइन इस तरीके से होता कि प्रोफेशनली डिज़ाइंड होता एंड थिंग्स प्रोफेशनली मैनेज होती तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती. बिल्कुल. तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि यार अब आगे अगर ज्वाइन करूँगा कभी भी तो एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ ज्वाइन करना है. देन by the grace of God, I got admitted into the Asia's biggest college, one of the best colleges in Asia for business management, Shahid Sukhdev College of Business Studies. I'm sorry. वेरी नाइस. So that was an eye opener for me. My life completely changed after that. School तक तो I was a very big introvert. College join करते ही my life completely changed because college में आते ही my mind was boggled कि यार such people from such different backgrounds are coming and doing so many things in life. And even the college, as a matter of fact, अभी स्कूल तक तो हम सिर्फ academics में ही थे. कॉलेज के अंदर द फोकस वाज 50% academics and 50% co-curricular activities like Yes. projects, single handedly events organize करना and sales projects, marketing projects and मतलब 7 days a week we were completely busy in college things. हमने कभी ऐसे जैसे आजकल आप देखते हैं कॉलेज में लोग enjoy करते हैं, हमने वैसा कुछ नहीं करा. बट ये है कि for 3 years we were completely busy in college work. कुछ events organize कर रहे हैं, कुछ projects कर रहे हैं. So that changed my life completely. So that ignited more fire in me कि यार अब काम करना है हाँ, because मतलब अभी बहुत हो गया, अब कुछ करना है ना. विजन ब्रॉडन हो गई. हाँ. फिर वो दिमाग में बात तो थी कि प्रोफेशनल अप्रोच अब कैसे लाई जाए, अब या तो जॉब करनी पड़ेगी. सो दैट टाइम आई डिसाइडेड कि लेट्स टेक अप अ जॉब. हमारे कॉलेज में वैसे ही अब सबको पता है रेस होती है कि किसकी जॉब पहले लगी, किसकी जॉब बाद में लगी. हाँ. तो आई वर्कड एज अ रिस्क कंसल्टेंट विद एक्सेस रिस्क कंसल्टिंग फॉर आई थिंक अराउंड 8 to 10 months. अच्छा, नौकरी भी की. Yes. वेरी नाइस. So 8 इस to पर 10 मैं आऊंगी अभी थोड़ी देर में, बिल्कुल. है ना. सो दो चीज़ें बहुत अच्छी हुई नौकरी के अंदर. हम्म. पहली चीज़ तो ये बहुत अच्छी हुई कि मुझे एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट मिला. हाँ. अब उस टाइम तक हमें 25-30 लोगों को मैनेज करने में इशू होता था. सो आई यूज टू सी पीपल मैनेजिंग 4-5 thousand एम्प्लॉयज़. तो एक हायरार्की कैसे डेवलप होती है, हाउ थिंग्स आर डन प्रोफेशनली इन एनवायरनमेंट, इन अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, हाउ रिपोर्टिंग इज डन. तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से सीखने को मिली. दूसरी चीज़ बहुत ही अच्छी हुई कि ये परमानेंटली डिसाइड करते हैं कि अभी जॉब नहीं करनी कभी. यस. यही मुझे जानना था एक्चुअली, कि मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या अंतर महसूस हुआ जॉब में और अपने बिजनेस में आकर के, और ये आया ख्याल कि अब करना नहीं है जॉब, नौकरी नहीं करनी है, करना तो बिजनेस ही है ना. ये तो डेफिनेटली उस टाइम ही डिसाइड कर लिया था आई थिंक आफ्टर 6-7 months कि यार जॉब नहीं हो सकती बिकॉज एक फ्री हैंड नहीं है मेरे पास काम करने के लिए. बिकॉज आई हैव टू टेक अ डिसीजन अबाउट माई सेल्फ. इवन माई गोल्स आर कनेक्टेड टू माई बिजनेस गोल्स इज वेल. कुछ डिसीजन लेना तो आई एम बाउंड बाय वॉट माई सुपीरियर्स विल हैव टू टेल मी. बट टाइम से बाउंडेशन है तो बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई. बट अगेन मेरे को बाउंडेशन नहीं चाहिए. इफ आई हैव टू ग्रो, माई ग्रोथ शुड बी स्काई इज द लिमिट और नथिंग एट ऑल. तो वो एक ग्रोथ माइंडसेट से मैंने सोचा कि ये जॉब तो नहीं हो सकती मेरे से. आई कैन नॉट रिपोर्ट टू एनी वन एवरी डे, एवरी 2 hours आई कैन नॉट रिपोर्ट टू एनी वन. तो ये डिसाइड हुआ कि जॉब तो नहीं करनी. तीसरी चीज़ एक बहुत अच्छी हुई, मैं बताना भूल गया, द इम्पॉर्टेंस ऑफ 9 AM. बिकॉज यूजुअली बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं, दे रीच लेट 12-1. तो इम्पॉर्टेंस ऑफ 9 AM इन बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मेरे को जॉब नहीं सिखाई कि सुबह आप 7 बजे 6 बजे उठो एंड देन डू योर एरेंड्स इन द मॉर्निंग. आप ऑफिस पहुंच रहे हो शार्प एट 9, नो क्वेश्चंस आस्क्ड. हमने बिजनेस में तो क्या है, कभी लेट पहुंचे जल्दी पहुंचे, आई थिंक इट्स ओके. यू कैन नॉट, यू डोंट हैव टू रिपोर्ट टू एनीवन. जॉब में दैट 9 AM थिंग इज लाइक व्हाट टॉट मी एंड हैज बीन रनिंग टिल डेट. इट इज चलो, नौकरी करने का कुछ तो फायदा हुआ है बहुत ना. फायदा हुआ. सो इसके बाद बिफोर ज्वाइनिंग बिजनेस आई थॉट एक बहुत बड़ा चैलेंज उस टाइम फेस होता था बिकॉज बेकरी तो थी, सेटअप भी था, सेल्स भी थी, आउटलेट्स भी थे, बट सारी डिपेंडेंसी फिर भी शेफ्स पे थी. वाई? बिकॉज टेक्निकल नो हाउ थी नहीं, ना मेरे पास ना डैड के पास. तो एवरीथिंग वाज ड्रिवन बाय द शेफ. शेफ यूज्ड टू से सर ये बनाना है, ओके शेफ. शेफ लेट्स से वन डे ही डिसाइडेड कि कल नहीं आना, कल नहीं काम होगा तो नहीं होगा. इट्स शेफ की मर्जी है. सो अगेन लेबर इंटेंसिव काम है तो थोड़ा सा आई डिसाइडेड कि यार ये चीज़ को एलिमिनेट करना है, ये प्रॉब्लम को. बिकॉज हमें डिपेंडेंसी तो इट इज़ फाइन बट डिक्टेटिंग इज अ लिटिल प्रॉब्लम फॉर मी. सो आई डिसाइडेड कि एक स्किल सेट
लेना बड़ा ज़रूरी है बिफोर एंटरिंग द बिजनेस. तो देन आई डिसाइडेड टू गो टू लंडन लेकॉर्डन ब्लो. सो आई डिड अ बेकरी डिप्लोमा ओवर देयर फॉर 6 months. So वहाँ पे आई वॉज टॉट द बेसिक्स and the advanced skill set for the bakery, everything as a matter of fact, from breads to desserts to entremets. So जो चीज़ें आज आप देखते हैं हर जगह, so everything was taught there. But वहाँ पे भी it was very challenging कि batch of 40 people, I was the only guy. ओ सारी लड़कियां सारी थी. लड़कियां थी, कोई अक्रॉस द ग्लोब, कोई होम बेकर हाँ. थी, किसी का खुद का बिजनेस था, कोई कहीं से था. वहाँ जाके मेरे को 2 महीने तो मैं बड़ा परेशान हुआ दैट आई एम द ओनली गाय, इज इट द राइट डिसीजन आई एम टेकिंग, क्या ये बिजनेस है मेरे लिए कि नहीं है. बट जैसे जैसे आई गेट गॉट द जिस्ट ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि पहले तो आटा और मैदे में फ़र्क भी नहीं पता था. दोनों वाइट कलर की हैं, आटा है मैदा दोनों सेम है, दैट्स फाइन. then scientifically got to understand the ingredients properly कि एक एक ingredient का क्या function है in any final product. तो धीरे धीरे करके मज़ा आने लगा. and then I think 6 months के अंदर I topped my batch as well. पहले मेरे को एक केक बनाना भी नहीं आता था, छोटा सा, जैसे लेट्स से आइसिंग होती है, आइसिंग भी नहीं करनी आती थी. and after 6 months that when it got over, so final में जब results आते हैं तो I was one of the best ones. वाओ. so सो दूसरी प्रॉब्लम जो बिजनेस में हमें फेस हुई थी कि डिपेंडेंसी ऑन द शेफ्स, वो इससे ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गई थी बिकॉज टेक्निकल नो हाउ आ गया था. बट उसके बाद व्हेन आई केम बैक टू बिजनेस, आई वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड. फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद हमने थोड़ा सा आउटलेट मेकओवर किया, थोड़ा सा प्रोडक्ट ऑफरिंग चेंज करी. 2-3 साल लग के आई वाज एंटायरली इन द बैक एंड किचन फ्रॉम 9 AM till 6 PM in the evening, getting new recipes made, getting products revamped, नई नई चीज़ें बनाना and testing everything, because ingredients का बहुत फ़र्क है, what we get here and what was available abroad. तो अब वही सेम चीज़ इंडियन इंग्रेडिएंट्स के साथ करना was a challenge, but yet again took us a good amount of time. हमने वो डेवलप किया, चेंज किया. अब नया चैलेंज आ गया कि प्रोडक्ट तो बन रहा है, प्रोडक्ट अप्रूव्ड भी है बाय फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड एक्विंटेंसेस, बट बिक नहीं रहा. हाँ. बेचना कैसे है बेचना ना, कैसे बेचना है? ही सबसे बड़ी समस्या है. बेचना कैसे? अब हम शाम तक प्रोडक्ट बना के डिस्प्ले कर दे काउंटर्स पे, ब्रांडिंग भी कर दे स्ट्रॉन्ग, टेस्टिंग भी कर दे, बट प्रोडक्ट नहीं बिक रहा. व्हाट इज द प्रॉब्लम? नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ रही. फर्स्ट डे वी हैड टू थ्रो आउट अराउंड 40 डेजर्ट्स, सेकंड डे अराउंड 50 डेजर्ट्स, थर्ड डे अराउंड 30 डेजर्ट्स. तो चलता रहा काफ़ी अमाउंट ऑफ टाइम तक. एंड बहुत डिप्रेसिंग सा माहौल हो गया था यार. मतलब इतना टाइम की इन्वेस्टमेंट के बाद, इतनी मेहनत के बाद, इट वाज नॉट हैपनिंग. सो इट वाज वेरी डिप्रेसिंग कि क्या करना है. फिर वन डे आई डिसाइडेड कि यार 3 महीने बैक एंड पे जाना ही नहीं है. अच्छा. 3 months 10 AM in the morning, रात तक आई वॉज ओनली एट द आउटलेट, ओह. फ्रंट एंड पे, अंडरस्टैंडिंग कि कस्टमर को क्यों नहीं पसंद आ रहा, व्हाट इज द और प्रॉब्लम. जबकि टेस्ट वगैरह में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, है ना. फिर पता लगा दैट द प्रोडक्ट्स विच वी मेड वर एज पर यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, एज पर यूरोपियन इंग्रेडिएंट्स. किसी में थोड़ा सा कोई ब्लैंड है, किसी में चॉकलेट डार्क है, 55% चॉकलेट है, कोई थोड़ा कम मीठा है. तो ये जब लोगों से बात करी, समझना स्टार्ट किया, तब समझ में आया दैट वी हैव टू ट्वीक इट एज पर द इंडियन पैलेट. तो फिर वो करना स्टार्ट किया, क्योंकि हम प्रोडक्ट तो अच्छा बन जाता है, हर कोई बना लेता है, बट बेचना बहुत बड़ा चैलेंज है. तो फिर जब कस्टमर्स से खुद पर्सनली इंटरेक्ट करके पता लगा कि ये चैलेंज, ये प्रॉब्लम्स हैं, उनको नहीं मज़ा आ रहा, मतलब एक बार खाने के लिए इट्स फाइन, नेक्स्ट टाइम दे डोंट वांट टू कम. तो फिर धीरे धीरे करके वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. हमने उस पर काम करना स्टार्ट किया. एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड विद इन आई थिंक 3-4 months सब कुछ सेटअप हो गया हमारा, नए प्रोडक्ट सेट हो गए, एंड पीपल वर लाइकिंग इट अगेन. द सेल्स स्टार्टेड शूटिंग अप लाइक क्रेजी. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा हमें. पीपल वेरी हैप्पी बिकॉज जो चीज़ें वो उस टाइम सोशल मीडिया पे देखते थे वॉज अवेलेबल राइट इन फ्रंट ऑफ देयर आइज. बिकॉज आज दिस वॉज बैक इन 2016-17, तब सोशल मीडिया इतना भी बूम नहीं हुआ था. तो उस टाइम पे एक इंस्पिरेशनल बाइंग होती थी यार, कुछ लंदन में देखा है, कुछ यूरोप में देखा है, वो यहाँ मिल जाए मज़ा आ जाएगा. उस टाइम का अवेलेबल नहीं था. तो वी मेड श्योर दैट वट एवर थिंग्स आई सॉ बैक इन लंदन दैट टाइम, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी बनाएं, सो दैट पीपल शुड ऑल्सो हैव द टेस्ट ऑफ एंटायर ग्लोब इन देयर सिटी. बिल्कुल. तो वी स्टार्टेड डूइंग दैट. तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा. फिर नया चैलेंज आया उसके बाद. 3 आउटलेट्स मैंने बताया उस टाइम हमारे थे. हर किसी आउटलेट पे अलग अलग किचन थी. अच्छा.
तो प्रोडक्ट बना लिया इसके प्रोडक्ट। पीछे वजह क्या थी? क्योंकि मुझे लगता है कि नॉर्मली किचन एक ही रखते हैं, है ना? यस, बट हाँ। उस टाइम क्या था दैट ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा चैलेंज था। हम्म। तो जैसे केक्स हैं, इट्स अ डेलिकेट प्रोडक्ट। जैसे आप उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, गाड़ी में भी लेके जाएंगे तो एट टाइम्स विद बम्प्स वो केक खराब हो हाँ जाता है। हाँ, वो तो है। तो फॉर दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमने किचन, एक छोटी किचन हर आउटलेट पे सेटअप करी हुई थी। बट देन वी रियलाइज कि यार यहाँ QC इज फाइन फ्रॉम एट वन आउटलेट, QC इज फाइन, थिंग्स आर डूइंग प्रॉपरली, टेस्ट इज ओके, बट दूसरे आउटलेट पे दैट स्टैंडर्डाइजेशन इज नॉट देयर। क्या करा जाए? देन वी डिसाइडेड कि इसको सेंट्रल किचन करते हैं। हम्म। तो उस टाइम बैक इन 2016, आई थिंक, इफ आई एम नॉट इफ आई एम राइट, 16 में हमने एक सेंट्रल किचन सेटअप करी। वहाँ पे बहुत चैलेंजेस आए बिकॉज एट अ फार ऑफ लोकेशन यू हैव टू ट्रांसपोर्ट डेलिकेट प्रोडक्ट्स। अब एक 3-4 टीयर केक ट्रांसपोर्ट करना है 10 किलोमीटर दूर, वेयर देर आर 100 बम्प्स, 100 पॉट होल्स, तो बहुत दिक्कत हुई थी। हाँ। एट टाइम्स मैं अपनी खुद की गाड़ी में वो लेके जाके केक्स ट्रांसपोर्ट करने लग गया कि यार एटलीस्ट कस्टमर का एक इवेंट है। सो लेट्स से कस्टमर इज ऑर्डरिंग अ लाइक अ 10 kg केक, 3-4 टीयर केक, वो ऑब्वियसली एक 200-300 लोगों की गैदरिंग के लिए कर रहे हैं। तो इट इज़ अ वेरी डेलिकेट एंड हैप्पी मोमेंट फॉर द कस्टमर। उसका केक खराब हो जाए पहुंचते हुए, हाँ। इट इज़ नॉट राइट। हाँ। तो जब तक ये सॉर्ट नहीं हुआ तो आई स्टार्टेड ड्राइविंग माई सेल्फ। 2-4-5 बार मैंने खुद केक गाड़ी में डाला, मैं खुद डिलीवर करने चला गया। वाओ। तो मैंने कहा कस्टमर के लिए इट इज़ वेरी हैप्पी मोमेंट। किसी का फर्स्ट बर्थडे बेबी का, किसी का एनिवर्सरी है, किसी का रोका है, तो लोगों के केक से भी इमोशन जुड़े होते हैं, एग्जैक्टली है ना? केक बहुत स्पेशल होता है किसी भी इवेंट में। एग्जैक्टली। सो इसके पीछे भी स्टोरी आपको इसके बाद हाँ, बताऊंगा। मुझे जाननी है। तो मैं खुद डिलीवर करना स्टार्ट 2-4-5-10 बारी मैंने करा। फिर देन वी टैकल्ड द प्रॉब्लम बाय इंट्रोड्यूसिंग सम रेफ्रिजरेटेड वैन्स, थोड़ा सा और डेलिकेसी से उसको बनाना, चेंजिंग द फॉर्मुलेशन लिटिल कि थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन केक्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड एंड कैन स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो वो इशू सॉल्व हो गया। देन फिर हमने मास एक्सपेंशन स्टार्ट करी। ये एंड 2016-15 की बात है? ये 16-17 की बात है। 16-17 की बात है, क्योंकि अभी हम फिर आएंगे कोविड पर, हाँ, है उससे ना? पहले भी एक और स्टोरी बताता हूँ आपको। उससे पहले, अब मैंने आपको बताया टेक्निकल प्रोफेशनलिज्म आ गया था, हम्म। प्रोडक्ट नॉलेज आ गई थी, बट मैनेजमेंट नहीं आई थी फिर भी। हाँ। अब टीम तो बड़ी हो रही थी, पर टीम को मैनेज कैसे करें नहीं पता था। हाँ, मुझे लगता है वो मैनेजमेंट वाली जो चीज़ होती है ना, वो एक्सपीरियंस से आती है फिर, है एक्सपीरियंस ना? से ज़रूर आती है। तो मैनेज कैसे करें टीम को? अब टीम हर जगह बड़ी हो रही है, कहीं यहाँ लीकेजेस हैं, कहीं वहाँ लीकेजेस हैं, कहीं बैकएंड में लीकेजेस हैं। हम पूरे दिन क्राइसिस ही कर रहे हैं, हमारा पूरे दिन क्राइसिस चल रहा है, यहाँ से फ़ोन आ रहा है, वहाँ से फ़ोन आ रहा है, सर ये सामान खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सो फुल डे वी वर एम्प्लॉयड इन आवर बिजनेस। सुबह 10-12 घंटे बस लगे हुए थे एक तरीके से, विच आई डिड नॉट लाइक। So 2018, I decided I will pursue a business management program from SPG in Bombay. So from there, I did my family managed business program. It's an MBA in family managed business. तो उसके अंदर क्या था that we had to travel for 1 week in a month. तो वहाँ पे so it was only a business management program for business owners. तो जितना भी peer था सारा, around 150 people were there. सारा were from business families, similar age group like 25 to 30 years. And learning about businesses, like how business should grow, how you should manage businesses. जहाँ हमसे 50 एम्प्लॉय मैनेज नहीं हो रहे, वहाँ लोग 5,000 कैसे कर रहे हैं। हाँ। तो वो सीखने को मिला। अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए थे। सो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। मैनेजमेंट सीखने को मिली बिकॉज एक हफ्ता जो हम वहाँ सीखते थे बॉम्बे में जाके, सो वी हैड टू अप्लाई दोज थिंग्स बैक हियर इन बिजनेस। एंड उसके फिर रिपोर्ट बनती थी दैट दोज थिंग्स डिड इट वर्क फॉर यू और नॉट। सो वो करा। एंड अगेन जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी टिल डेट, आई थिंक मोर और लेस फॉर इट वॉज सॉल्व। उस टाइम तक वी वर वर्किंग इन द बिजनेस। बिजनेस के अंदर पूरे दिन काम कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। वहाँ जाने के बाद समझ आया कि दैट यू शुड नॉट वर्क इन द बिजनेस, यू शुड वर्क फॉर द बिजनेस। कि बिजनेस शुड बी सच दैट ऑटोमेटिकली इट शुड ग्रो। आपके जितने भी आपकी अपनी इन्वॉल्वमेंट आपको बिजनेस में कम रखनी है, सो दैट यू कैन ग्रो फॉर द बिजनेस एंड इंक्रीज द सेल्स बाय वर्किंग फॉर इट। तो ये हमने करना स्टार्ट किया। एंड आई थिंक टुडे वी आर वन ऑफ द मोस्ट फ्री पीपल द एंटायर डे because there is no involvement in daily operations which we have. Again, we only work towards growth and towards opening more outlets and just to understand what the customer wants these days. So this has been like the story till now. हम लोगों को अक्सर लगता है कि बेकरी बिजनेस मतलब बड़ा आसान सा होगा। बचपन से रहता है ना कि केक का कुछ केक बनाएंगे। बचपन में बच्चों को केक बहुत अच्छा लगता है, तो उनका ये रहता है कि बड़े होकर के केक का बिजनेस करेंगे, साइड बिजनेस केक करेंगे।
लेकिन आपकी बातें सुन करके लग नहीं रहा है बिल्कुल कि बेकरी चलाना भी आसान है, मतलब देखिए साइड बिजनेस तो डेफिनेटली नहीं हो यस। सकता. So that is very clear. बाकी सेकेंडली अबाउट ओपनिंग अ बेकरी, आई थिंक a lot of people are excited. बहुत लोग करते भी हैं होम बेकर्स, ऐसे ही स्टार्ट करते हैं. lot of bakeries you see around आज की डेट में लोगों ने होम बेकरी से ही स्टार्ट करी है, वहाँ से अप्रूवल मिला है लोगों से, एंड दे हैव डेवलप्ड देयर प्रोडक्ट्स इन सच अ वे कि लोगों को अच्छा लगने लगा, तो उन्होंने अपना आउटलेट्स सेटअप कर लिए. एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे गोइंग फॉरवर्ड. कि बहुत बार क्या होता है कि एवरी बिजनेस आई थिंक इज हिट एंड ट्रायल, कि अगर आपको वो हिट हो गया तो इट विल रन लाइक एनीथिंग, नहीं हुआ तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव. तो बेकरी में सबसे ईजिएस्ट पार्ट इज़ कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत नॉमिनल है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज मशीनरी इजीली अवेलेबल है, लो कॉस्ट मशीनरी भी है, इंग्रेडिएंट्स इजीली अवेलेबल हैं. अमेजोन पे भी इंग्रेडिएंट अवेलेबल है. अमेजोन नहीं, आज की डेट में इंस्टामार्ट पे भी इंग्रेडिएंट अवेलेबल है. विद इन 10 मिनट्स आपको सारे इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे. विद इन 30 मिनट्स आप घर पे खुद केक बना सकते हो. तो काफ़ी लोग कर रहे हैं ये. आई थिंक इससे बहुत अच्छी चीज़ ये हो रही है कि हमारी कंट्री की बेकिंग इंडस्ट्री बहुत ग्रो हो रही है, विच इज़ द नीड ऑफ द आवर. बिकॉज अभी तक पिछले इतने सालों से डोमिनेंस सिर्फ और सिर्फ स्वीट इंडस्ट्री की रही है, मिठाइयों की रही है इंडिया में. एंड हर किसी रीजन की अलग अलग मिठाइयाँ हैं. नॉर्थ में कुछ फेमस है, बंगाल में कुछ फेमस है, साउथ में कुछ फेमस हैं. तो अभी तक ये भी होता था कि एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए मीठे में ऑप्शन सिर्फ एक मिठाई ही है. रसगुल्ला हो गया, गुलाब जामुन हो गया, लड्डू हो गया. वो कभी बेकरी की तरफ जाते नहीं थे. तो बेकरी जितनी बढ़ती जा रही हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, आई थिंक ये बेहतर इसलिए है कि ज़्यादा मास पब्लिक के लिए इट इज़ अवेलेबल. कि लोअर सेगमेंट बेकरीज भी हैं, नीश बेकरीज भी हैं, मीडियम लेवल बेकरीज भी हैं. तो जितनी ज़्यादा बेकरीज खुलेंगी, आई थिंक बेकरी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होएगी, एंड लोगों को और ऑप्शंस मिलेंगे रादर देन ओनली स्वीट्स. बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही. लेकिन अक्षत, मुझे बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को, एक मतलब किसी आम आदमी को, किसी को भी बेकरी अपना शुरू करना है, तो शुरुआत कैसे होनी चाहिए और इसके सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है मार्केट में बनाए रखने के लिए खुद को विद टेस्ट, है ना? शुरुआत के लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक दैट इज़ पैशन. काम करने का अगर पैशन आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं. बिकॉज बेकरी इंडस्ट्री थोड़ी सी चैलेंजिंग इसलिए है बिकॉज प्रोडक्ट बनाना एक अलग स्किल है, प्रोडक्ट बेचना एक अलग स्किल है, एंड कंटिन्यू टू ग्रो करना एक अलग स्किल है. बिकॉज बहुत बार, क्योंकि इट्स अ सीजनल बिजनेस, साल में 7-8-10 महीने इट इज़ वेरी गुड, 2-3 महीने इट इज़ एवरेज. बिकॉज समर्स में क्या होता है कि बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, छुट्टियाँ होती हैं, समर्स में एपेटाइट कम हो जाती है लोगों की, तो लोग कंजम्पशन लोगों की इन एनी केस कम हो जाती है. तो कंटिन्यू टू डिलीवरिंग सेम प्रोडक्ट्स, एक अच्छा प्रोडक्ट पूरे साल देना, हाइजीन से देना, हाइजीन, सेम टेस्ट भी मेंटेन, सेम टेस्ट भी देना. हाइजीन आज की डेट में, हाइजीन इज ऑल्सो अ फीचर, हाइजीन इज ऑल्सो अ मार्केटिंग एस्पेक्ट. कि अगर अच्छे हाइजीन से आप प्रोडक्ट दे रहे हो तो यू विल सेल अलॉट. क्योंकि आप, बिकॉज इतना कॉम्पिटिशन है आज की डेट में मार्केट में, बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं. तो एक हाइजीनिक बेकरी, एक हाइजीनिक फूड डिलीवर करना इज अ वेरी बिग, आई थिंक, मार्केटिंग एस्पेक्ट इन एनी बिजनेस, इन फूड बिजनेस पर्टिकुलरली. चैलेंजेस मैं ऐसा देखता हूँ कि टोटल फूड इंडस्ट्री में टोटल 4 चैलेंजेस हैं. पहला है कंपटीशन. कंपटीशन आज की डेट में आप देखेंगे स्विगी जोमेटो खोल के, देयर आर मोर देन 1000 बेकरीज यू कैन फाइंड इजीली अराउंड योर विसिनिटी. एवरी मार्केट यू गो, देयर आर एन नंबर ऑफ बेकरीज. हर जगह कुछ 5 बेकरीज हैं, 10 बेकरीज हैं. एंड प्रॉब्लम क्या है कि अब एक मार्केट है, लेट्स से एक कहीं मार्केट है, उस मार्केट के अंदर एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है सेल्स की, कि वहाँ पे लेट्स से 10,000 पीपल रोज आते हैं, 15,000 लोग आते हैं. वो 15,000 लोगों की कंजम्पशन टोटल 10 लाख रुपए की है, लेट्स अज्यूम. तो वो 10 बेकरीज ऑलरेडी हैं, दे आर हैविंग देयर चंक ऑफ शेयर, किसी की 10%, किसी की 15%. अब प्रॉब्लम ये कि नई बेकरी खुलती है तो वो शेयर से ही शेयर से ही दूसरे का चंक खाता है. अच्छा. बिकॉज आज की डेट में हर मार्केट में अलग सेग्रीगेशन है. नोबडी वांट्स टू ट्रैवल दैट फार. आप 20 किलोमीटर दूर नहीं जाएंगे कुछ खाने के लिए, बिकॉज इतना ट्रैफिक हो गया मार्केट्स में आज की डेट में. या तो आप स्विगी से मंगा लेंगे, या तो आप आसपास से कहीं से ले लेंगे. फर्स्ट ऑप्शन तो स्विगी ही आता है. फर्स्ट ऑप्शन स्विगी आता है. तो कंपटीशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है.
सेकंड, यूएसपी। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बिजनेस में होना चाहिए। अगर बेकरी के अंदर आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है, आप उसको 10,000 टाइम्स बेचिए, देन 1000 प्रोडक्ट 10 बार बेचिए। अब जैसे लेट्स एग्जांपल ले लीजिए मैकडोनल्ड्स का, डोमिनोज का, सबवे का, जितने भी इंटरनेशनल चेन्स हैं, सक्सेसफुल क्यों हैं? बिकॉज 20-25 प्रोडक्ट्स हैं, लिमिटेड प्रोडक्ट्स, दे आर सेलिंग एट एवरी कॉर्नर, हर गली में बेच रहे हैं वो, एंड दे आर सक्सेसफुल बिकॉज लिमिटेड प्रोडक्ट्स को मैनेज करना आसान है, उसको बेचना आसान है, एंड फॉर कस्टमर्स एक ब्रांड कलेक्शन ईजी है। बिकॉज अब एक आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप किसी भी रेस्टोरेंट चले जाइए, एवरी रेस्टोरेंट के अंदर आपको ये मिलेगा कि वो इंडियन भी बेच रहा है, साउथ इंडियन भी बेच रहा है, इटालियन भी बेच रहा है, कॉन्टिनेंटल भी बेच रहा है, जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर्स ऑफ नन, मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पीपल आर नॉट गेटिंग दैट टेस्ट। तो मैं ऐसा मानता हूँ एक स्पेशलिटी क्यूजीन होना एक बहुत ज़रूरी है फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस। अगर आपको थोड़े टाइम काम करना है, इट्स फाइन, बट जब तक आपका एक स्पेशलिटी क्यूजीन नहीं होगा, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ओनली वन सेगमेंट। अगर इटालियन करना है इटालियन कीजिए, अगर बेकरी करनी है तो सर बेकरी में एक सेगमेंट पकड़िए, उसको आगे चलिए। उससे एक यूएसपी से आई थिंक बिजनेस तो चलेगा अदरवाइज, बट यूएसपी से इट विल बी अ सस्टेनेबल बिजनेस हमेशा के लिए। 10, 15, 20, 25 साल तक आप बिजनेस इजीली चला सकते हो अगर आपका एक सिंगल प्रोडक्ट है, और एक्सपैंड करना भी आसान है। बिकॉज आपको पता है सिर्फ आपको 20-25 प्रोडक्ट्स बनाने हैं, प्रोडक्ट मास्टर प्रोडक्ट्स बनाने हैं, एंड आपका सारा का सारा एफर्ट जाएगा सिर्फ मार्केटिंग में, सेलिंग में, ऑपरेशंस में। प्रोडक्ट में तो फोकस आपका रहेगा ही रहेगा, बट एटलीस्ट लिमिटेड फोकस रहेगा बिकॉज आपका प्रोडक्ट सेट है। तो एक यूएसपी होना बड़ा ज़रूरी है। तीसरी प्रॉब्लम हमारी इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज़ इमिटेशन। बिकॉज आज आप कुछ देखते हैं, समवन इज डूइंग, वो फटाफट एवरीवन कम्स कि हम भी करते हैं सेम चीज़, इट इज सक्सेसफुल फॉर हिम, हम भी सेम चीज़ करते हैं, हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो आप भी ये सब चीज़ें, ये वाले टोटके अपनाते हो? इमिटेशन तो नॉट रियली। अब खुद का स्किल सेट है तो मैं कोशिश करता हूँ कि हम खुद ही चीज़ें डेवलप करें, कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट लाएं। बिकॉज अगर एक चीज़ हर जगह अवेलेबल होगी तो ऑब्वियसली उसकी सेल्स भी कम हो जाएंगी। और क्या। वायरल ट्रेंड बहुत बार चलता है बीच में, जैसे वॉफल का ट्रेंड चला था, एकदम से इतने वॉफल्स बिकने लग गए, एंड टुडे इफ यू सी आई थिंक ओनली 30% ऑफ द वॉफल स्टोर्स सर्वाइव करें आज की डेट में। पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। Exactly. बहुत ज़्यादा स्वीट होता है इसमें। तो इसी वजह से आई थिंक यूएसपी होना बड़ा ज़रूरी है, और इमिटेशन लोगों को बंद करनी चाहिए। इमिटेशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम। कोई ब्रांड कहीं कुछ कर रहा है, सक्सेसफुल है उसके लिए, कोई सेम चीज़ इमिटेट करके उसके साथ आउटलेट खोल दिया। अब आपका भी कैसे चलेगा जब सेम चीज़ आप बना रहे हो? प्रोडक्ट में फोकस, इनोवेशन लाइए, यूएसपी करिए। कुछ यूनिक अपना रखिए, मतलब किसी को कॉपी करने से अच्छा है कि अपना कुछ यूनिकनेस रखिए। बिल्कुल। एंड फोर्थ बिगेस्ट प्रॉब्लम, मैंने आपको पहले भी बताया था, इज़ द लेबर चैलेंज। बिकॉज जैसे मेरे को तो टेक्निकल नो हाउ है, अगर कुछ चेंज करना है, कुछ नया डेवलप करना है, तो आई नो हाउ टू डू इट, बिकॉज साइंटिफिक रीजंस मुझे पता है, और किस इंग्रेडिएंट का क्या साइंटिफिक रीजन है बिफोर पुटिंग इन अ रेसिपी। तो लेबर डिपेंडेंसी बहुत है कि शेफ्स पे इंटायरली डिपेंडेंट है सारे रेस्टोरेंट ओनर्स, जैसे शेफ ने करा वैसे ही करना है। एंड एट टाइम्स बहुत एट्रिशन होता है, बहुत ज़्यादा लोग स्विच कर जाते हैं बहुत छोटे से पैसों के लिए टू डिफरेंट कंपनीज। बहुत लोग पोच कर देते हैं कि आप हमारे पास आ जाओ। तो वो ये बहुत ज़्यादा लेबर डिपेंडेंसी है, एंड बहुत इसकी वजह से बहुत चैलेंजेस आई थिंक बिजनेस ओनर्स फेस करते हैं ऑन डे टू डे बेसिस। कंपटीशन सबसे बड़ा क्या लगता है आपको बेकरी के बिजनेस में? कंपटीशन मेरे हिसाब से बिजनेसेस के अंदर क्या होने लगा है अब कि होम बेकर्स अपने आउटलेट्स खोल रहे हैं, सारे स्वीट शॉप्स बेकरी सेटअप कर रहे हैं, बट अदरवाइज नहीं हो रहा। पर पता है अक्षत, मैंने देखा ये जो स्वीट शॉप जो बेकरी भी शुरू कर देते हैं ना, उनका बेकरी नहीं मजा आता है उसको खाने में। स्वीट तो उसमें वो भी स्वीट जैसा ही लगता है ना। बेकरी बेकरी होता है, स्वीट शॉप होता है, उसको मिक्स कर देते हैं तो वो दोनों ही चीजों का टेस्ट चला जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पर फिर भी लोग कर रहे हैं। फिर भी लोग कर रहे हैं। इंडिया में आप देखोगे हर जगह आई थिंक सारे स्वीट शॉप ओनर्स ने बेकरी सेटअप कर लिया है। मतलब लोगों को लगता है कि अगर हमारा कोई फूड बिजनेस है तो हम केक तो बना के बेच ही लेंगे, जबकि इतना आसान नहीं है केक बेचना, बहुत मुश्किल है ना। तो वही मुझे जानना है कि ये केक बनाने और उसको बेचने तक सबसे बड़ा जो चैलेंज है और कंपटीशन कितना है इस मार्केट में ना, वो मुझे बताइए। आज की डेट में कंपटीशन तो, पहले कंपटीशन क्या था कि आप एक लोकेलिटी में अवेलेबल हैं, 3-4 किलोमीटर की विसिनिटी के अंदर
कुछ ब्रांड्स हैं, तो अब उनसे कम्पीट कर रहे और हैं। क्योंकि अब आप ऑनलाइन भी हैं अब हम ऑनलाइन तो हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल ऑनलाइन के अंदर आपको 25 किलोमीटर दूर से कुछ मंगाना है, विद इन 30 मिनट्स आ जाएगा आपके पास, विद इन 1 आवर आ जाएगा आपके पास। तो ऑनलाइन कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। बट प्रॉब्लम क्या है विद दिस कि इसके पीछे सेफ्टी चेक नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है कि अब आप ऑनलाइन खोल तो लेंगे, देर आर 10,000 ब्रांड्स अवेलेबल। बेकरी के अंदर भी केक्स आपको 10,000 जगह से मिल जाएगा, बट वो केक किस हाइजीन से आ रहा है, किस हाँ। हाइजीन से नहीं आ रहा, उनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है, हाइजीन ऑडिट हो रहा है नहीं हो रहा, आर द थिंग्स डन प्रॉपरली विच जैसे एक हाइजीन तरीके से होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बट अगेन आई थिंक घूम फिर के बात सिर्फ यूएसपी पे आती है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, एक यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट हो, डिफरेंट प्रोडक्ट हो, एंड आप वो प्रोडक्ट कंटिन्यू टू योर सेलिंग, क्रिएटिंग अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, उसको आप सिर्फ इम्प्रूव कर रहे हो, तो आई थिंक स्काई इज़ द लिमिट। कंपटीशन से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका अगर एक प्रोडक्ट ऐसा चल जाए तो आपको कोई कंपटीशन कुछ नहीं कर सकता। अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, शायद 2-3 हफ्ते पहले की न्यूज़ है। एक बच्ची थी दिल्ली में ही, केक उसने खाया था और डेथ हो गई उसकी, है ना। तो मतलब कैसे भरोसा करेगा इंसान कि वो जो खा रहा है वो उसको मतलब उसको खा करके उसको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। कैसे कैसे आप ये डिसाइड कर सकते हैं? ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है ऑनेस्टली। हम भी खाना खैर मंगवाते ही हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो हमें भी हम ट्राई करते हैं कि सिर्फ रिप्यूटेड ब्रांड से मंगाएं, बिकॉज कोई ब्रांड ने अगर स्केल करा है तो बिना एक हाइजीन लेवल मेंटेन करे वो नहीं कर सकता। बिकॉज आज की डेट में फूड अथॉरिटीज़ इतनी स्ट्रिक्ट हैं एंड म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ इतनी स्ट्रिक्ट हैं दैट वो कोशिश करती हैं कि आप वो सारे रूल्स फॉलो कीजिए। एंड आई थिंक कोई कोशिश करे ना करे, ये सेल्फ कॉन्शियस है यार। आपको खाना किसी को दे रहे हो आप, तो इट शुड बी फिट फॉर योर कंजम्पशन। आप खुद भी खा सकते हो उसको। अब तो आई थिंक घर पे भी जैसे मम्मी अब खाना बनाती हैं, तो अगर कुछ जैसे लेट से कुछ नीचे गिर गया तो वो तो सर्व नहीं करेंगी। हाँ। तो आई थिंक ये तो सेल्फ कॉन्शियस है कि खाना आपको अच्छा देना चाहिए ही चाहिए। हाँ। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। बिकॉज अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर प्रॉब्लम क्या हो रही है, कोई 4th फ्लोर में कोने में छोटी सी क्लाउड किचन लेके बैठा हुआ है, हाँ। हाइजीन है नहीं हाँ। है, हाँ। किस एटमॉस्फेयर में खाना बन रहा है, कितना पुराना है क्या नहीं है, बट स्टिल इज कंटिन्यू टू सेल अलॉट। तो ये चीज़ आई थिंक कुछ ऑडिट्स होने चाहिए, थोड़ा सा और स्ट्रिक्टर एक्शंस लेने होने चाहिए फ्रॉम द अथॉरिटी, कंसर्न अथॉरिटीज़, चाहे गवर्नमेंट बॉडीज़ हों चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हों। तो थोड़े स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली खाना शुड बी फिट फॉर कंजम्पशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ गिरा हुआ सामान, कोई पुराना सामान आप खा लो, दैट इज़ वेरी बैड। मेरी तो मतलब ये हमारे खैर इट हैज़ बीन आवर मोटो सिंस 20 ईयर्स, मेरे फादर के टाइम से, कि जो भी चीज़ सर्व करनी है इट शुड बी फ्रेश एंड इन टॉप नॉच क्वालिटी। अब बहुत बार बेकरीज में क्या होता है कि जैसे अब एक सेगमेंट है ऑर्डर टू मेक, कि कस्टमर आए, उन्होंने ऑर्डर करा, हमने बना के दे दिया। एक सेगमेंट है ओवर द काउंटर, कि हमने डिस्प्ले बनाया हुआ है बहुत बड़ा, उसके अंदर हमने प्रोडक्ट एज पर फोरकास्टिंग हमने प्रोडक्ट डिस्प्ले करे हुए हैं, एंड कस्टमर विल कम पिक एंड चूज। अब एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट बच जाते हैं। अब केक्स आप देखते हो, जैसे लेट से 10 o'clock आप किसी बेकरी पे गए, अब देखोगे 5-10 केक बचे हुए हैं। हाँ, ये कैसे मेंटेन करते हो आप अक्षर? तो बहुत लोगों ने क्या करा हुआ है, दे ऑफर सम डिस्काउंट्स इन द एंड। हाँ। बट हमारा स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। हाँ, शाम होते होते तक हाफ रेट में चली जाती हैं यस यस, चीजें, है हमारी ना? स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, हम रात को वट एवर इज लेफ्ट ओवर वी जस्ट थ्रो इट इन अ डस्टबिन। हाँ। यस। सो वाह। अगेन इट्स एन एडेड कॉस्ट। हाँ, पर मुझे लगता है कि उसको डस्टबिन में डालने की जगह अच्छा ना उसको फुटपाथ पे चले जाया करिए, बहुत सारे लोगों को बांट दिया करिए। बहुत बार कोशिश करी है हमने करा भी है, बट डेली प्रैक्टिस नहीं बन पाई। बट हाँ। डेफिनेटली हम करना चाहेंगे वो। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि ऐसा होना बहुत अच्छा होगा ना। मैं जब देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं, बर्थडे होगा और फेस पे केक पोत देंगे, मतलब वेस्ट करते हैं खाने की चीज़ों को जिस तरह से। तो इससे बहुत सारे बच्चे हैं इस देश में जिनको नहीं मिल रहा है खाना। नहीं मतलब बिल्कुल। केक तो बहुत दूर की बात है, उनको तो रोटी सब्जी दाल चावल भी नहीं मिलता है खाने को। तो उसको फेंकने से और वेस्ट करने से उसके साथ जैसे बच्चे खेल कूद कर रहे हैं, केक पोत दिया चेहरे पे, हाँ जी। वो करने से अच्छा है कि आप किसी एक ऐसे बच्चे को ना जिसने केक नहीं खाया है कभी, या वो बेकरी के बाहर खड़ा होकर बस ये सपना देखता है कि मुझे भी केक खाने को मिल नहीं जाए, बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल। ना, तो उस बच्चे को वो केक दे देना चाहिए। मतलब मैं चाहूंगी कि अगर आप उसको फेंकते हैं तो आप प्लीज फुटपाथ पे जाइए और लोगों को दीजिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। नो डेफिनेटली हम कभी कभी कोशिश तो करते हैं, हाँ, ऑनेस्टली झूठ क्या बिल्कुल। बोलूँ आपको। हम आई थिंक एक महीने में 1-2 बार हम बाहर छोटा सा कियोस्क लगा के वेरी डिस्ट्रीब्यूशन नाइस। करते हैं हाँ। टू द नीड,
टू द नीडी। हम्म। तो हम कोशिश करते हैं, करें जितना कोशिश कर सकते हैं उतना करें। हाँ। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि ऐसा कौन सा मौसम होता है पूरा साल भर में, या कौन सा महीना होता है जब आपका सबसे अच्छा सेल होता है? आई थिंक 2 महीने ऐसे हैं, एक वन इज़ दिवाली, हम्म। अक्टूबर या नवंबर, एंड वन इज़ दिसंबर, यस, क्रिसमस, क्रिसमस है सीजन। ना? सो इट इज़ वन ऑफ द पीक सीजन्स। हाँ। आई थिंक सारी इंडस्ट्री में पीक सीजन होता है अक्टूबर में, तो अक्टूबर नवंबर बिकॉज गिफ्टिंग ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ। एंड दिसंबर में बिकॉज ऑफ क्रिसमस एंड न्यू ईयर, हाँ। हर किसी के घर में केक कटता है। हाँ। सालों से कट रहा है हर किसी के घर में, तो इट हाँ। इज़ वेरी बिजी फॉर अस। हाँ। इवन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब साल में जितने भी फेस्टिवल्स हैं, राखी है, राखी इज कमिंग, राखी है, हाँ। न्यू ईयर है, क्रिसमस है, होली है, तो हमने फेस्टिवल्स तो शायद देखे नहीं आज तक ज़िंदगी हाँ। में। हम तो सिर्फ काम पे ही थे फेस्टिवल्स पे, बिकॉज इट इज़ वेरी बिजी फॉर अस। हाँ। कोई बैक एंड में था, कभी कोई फ्रंट एंड में था, तो फेस्टिवल सीजन रेस्टोरेंट्स, फूड बिजनेसेस के लिए वैसे ही बड़ा बिजी होता है। और मुझे लगता है कि अभी पिछले कुछ सालों से ना शादियों में, सगाई में, मतलब हर छोटी बड़ी खुशी में केक तो शामिल होता ही होता बिल्कुल है ना? तो पिछले कुछ सालों में शायद ये वाला जो सीजन होता है शादियों वाला, फरवरी मार्च, है ना, उसमें भी अच्छा खासा सेल होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अक्टूबर से सीजन स्टार्ट होता है वेडिंग्स का। हाँ। सो एक सेगमेंट है हमारा, हाँ। जिसके अंदर हम गिफ्टिंग करते हैं। काफ़ी हमने उसको अभी ग्रो करा हाल फिलहाल में। तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक, जब तक वेडिंग्स होती हैं, तो केक्स का बहुत सीज़न होता है, हाँ। बिकॉज एनिवर्सरीज होंगी, अगर शादियाँ होंगी तो एनिवर्सरीज होंगी नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। तो उस टाइम बहुत डिमांड होती है। देन लोग अपने गिव अवेज के लिए लेते हैं, वेडिंग में, सगन में गिव अवेज के लिए हैम्पर्स लेते हैं हमसे। तो ये 6 महीने तो वेरी बहुत बिजी होते हैं, एंड बिल्कुल लीन टाइम होता है, लाइक मई एंड जून, बिकॉज एपेटाइट लोगों की कम हो जाती है, एंड पीपल ट्रैवल अलॉट, बाहर घूमने चले जाते हैं, बच्चे की छुट्टी होती है वो भी घूमने चले जाते हैं। तो समर्स थोड़ा सा लीन होता है, बट यूजुअली विंटर्स एंड दिस रेनी सीजन काफ़ी पीक होता है। आपके पास बेकरी है, आपको देख के लगता नहीं है कि आप स्वीट खाते होंगे, काफी मेंटेन किया हुआ है आपने अपने आप को ना। तो स्वीट खाते हैं, आप नहीं खाते हैं? प्रॉबली दस या पंद्रह बस दिन में एक दूसरों को बार। खिलाते हैं इतना सारा आपको पता है, स्वीट? मतलब ये पुरानी कहावत है कि हलवाई अपनी मिठाई कभी खुद नहीं खाता। हालांकि हम हलवाई नहीं है, तो इतने सालों से बना के देख करके मन नहीं करता खाने का। अब आप घर पे आपकी मम्मी जैसे खाना बनाती है, तो बिना टेस्ट करे बोलेंगे खाना अच्छा बना है। हाँ। तो सेम विद अस कि अब रोज नहीं टेस्ट कर सकते, नहीं खाया जाता रोज। बिल्कुल, वो तो है ही। रोज आप सेम चीज देख रहे हो बनती हुई, तो आपने एक बार टेस्ट कर लिया। और प्रोडक्ट्स इतने सारे हैं कि उसकी अगली बारी शायद 6 महीने बाद आएगी टेस्ट करने की। तो हर रोज नहीं खाया तो जाता। आपका सबसे ज्यादा कौन सा चीज है जो सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आता है, हम ताकि लोग जाएं आपकी बेकरी पे तो जरूर वो ट्राई करें, है ना? हमारे एक तो चीज केक्स बहुत हॉट सेलिंग है। एंड वाह, चीज केक मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। हम चीज़ केक्स तब से बना रहे हैं जब लोगों को चीज़ केक पता ही नहीं था। हम्म। 2015 जब मैं लंदन से आया था, तो अगेन जब चैलेंज मैंने आपको बताया कि हम बना के बेचने तो लगे, लोगों को पता ही नहीं था। हम्म। बिकॉज एक इंस्पिरेशनल बाइंग आज है, पहले उस टाइम नहीं थी। हम्म। उस लोगों को पता नहीं था, तो अब लोगों को नहीं पता तो लोग खाते नहीं थे। हम्म। आज की डेट में अब क्योंकि अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो पीपल नो अबाउट इट। सोशल मीडिया के अंदर ज़्यादा मार्केटिंग है, प्रेजेंस है, तो इसी वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है चीज केक के साथ सबसे अच्छी चीज ये भी होती है ना कि उसमें स्वीट, पता नहीं अब उसमें स्वीट की मात्रा कितनी होती है मीठे की, लेकिन उसमें स्वीटनेस थोड़ी सी कम लगती है बाकी केक्स के एक्चुअली कंपैरिजन। डेजर्ट्स में चीज़ केक आई थिंक सबसे हेल्दी है। हाँ। वाई अच्छा। वाई बिकॉज एक तो शुगर थोड़ी कम है, हम्म। एंड मैदा काफ़ी कम है, फ्लावर बहुत कम होता है एज कम्पेयर हाँ। टू अदर डेजर्ट्स। हाँ, शायद वो बस नीचे वाला बेस ही होता खाली है बेस ना? ही होता है जो हाँ, ऊपर बिस्किट तो बेस सारा होता है। आपको चीज है। हाँ जी, तो बिस्किट बेस भी हम जो बनाते हैं, वी मेक इट विद होल व्हीट। हाँ। एंड बिस्किट बेस के अंदर थोड़ा मैदा है, बट अदरवाइज इट इज़ ऑल चीज़ जिसके अंदर थोड़ा सा प्रोटीन होता है। बट अदरवाइज शुगर तो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू अदर डेजर्ट्स। तो क्या, मुझे एक चीज बताओ, आपके क्या सचमुच शुगर फ्री होता है? बिल्कुल होता है। एक्चुअली शुगर फ्री इज सुक्रोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्रूट्स, हम्म। फ्रॉम प्लांट्स। हम्म। तो प्रॉपर्टीज़ बहुत डिफरेंट है, टेस्ट हालांकि सिमिलर आ जाता है, प्रॉपर्टीज़ बहुत डिफरेंट है। बिकॉज शुगर हमें पता है, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, इट्स अ साइलेंट किलर। हम्म। तो शुगर फ्री डेफिनेटली इज़ बेटर देन द नॉर्मल शुगर। आज की डेट में और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे जैगरी है, हाँ। कोकोनट शुगर है, हम्म। डेट शुगर है। डेफिनेटली ये जो हम नॉर्मल घर पे शुगर कंज्यूम करते हैं उनसे बेटर है। एंड आई थिंक अगर अच्छी ब्रांडेड आप शुगर फ्री यूज़ करेंगे, स्टीविया, तो आई थिंक इट इज़ गुड। तो आपके पास भी शुगर फ्री केक्स होते हैं? बिल्कुल शुगर फ्री केक्स हैं, एंड शुगर फ्री कुकीज़ भी हैं। हम ड्राई केक्स भी बनाते हैं कुछ शुगर फ्री, बट
लोगों का बड़ा मिक्स रिव्यू आता है. देयर इज़ अ मार्केट फॉर इट, बिकता है डेफिनेटली. बट लोग कहते हैं यार हम बेकरी में महीने में एक बार 2 बार आ रहे हैं कुछ खाने के लिए, तो मीठा खाना है हमें, शुगर फ्री नहीं खाना हमें, वी डू नॉट लाइक इट. तो अगेन सेल्स आर देयर, बट मेजॉरिटी लोगों को तो सिर्फ नॉर्मल जो विद चीनी चीज़ें हैं वो पसंद है. हाँ, और शुगर फ्री में ना शुगर बहुत ज़्यादा लग रहा होता है ना, बहुत ज़्यादा, पूरा पूरा मुंह में भर जाता है शुगर, उसको शुगर फ्री खाने में. ऐसे तो नॉर्मली आप स्वीट, कोई भी स्वीट खा रहे हैं और अगर वो शुगर फ्री नहीं है तो उसमें टेस्ट भी आता है, एक फ्लेवर भी आता है, और शुगर का जो मीठापन होता है वो भी होता है. लेकिन जो शुगर फ्री होता है उसमें सिर्फ मीठापन होता है, फ्लेवर नहीं होता है कोई, है ना? शायद मैं सही कह रही हूँ. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही होता है. खैर, अक्षत, आपको कितना फ़ायदा मिला इस चीज़ का जब आपने लंदन से अपनी डिग्री ली, और कितना, मतलब आपको ऐसा लगा कि इस डिग्री की बहुत ज़रूरत थी और आपने और बेटर अपने पापा के बिजनेस को और बेटर किया? डेफिनेटली. जैसे कि चैलेंजेस मैंने आपको बताए थे, उस टाइम शेफ ड्रिवन बिजनेस था. तो इंडिया में उस टाइम भी कुछ अच्छे बेकिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं थे. एंड जहाँ से बेकरी ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम यूरोप, तो आई थॉट कि बिल्कुल वहीं से सीखा जाए, ताकि जो स्किल सेट है, जो काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स सेट है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो वहाँ से सेट हुए हैं, तो वो सीख के हम वो प्रैक्टिसेस यहाँ पे लाएं अपनी कंट्री के अंदर. जो प्रोडक्ट्स वहाँ बन रहे हैं वो यहाँ पे लाएं. बिकॉज इंग्रेडिएंट में बहुत फ़र्क है. इवन आज की डेट में हमारे यहाँ पे बहुत इंग्रेडिएंट सब स्टैंडर्ड मिलते हैं ऑनेस्टली. हालांकि इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं, बट एट अ वेरी हायर प्राइस. तो वो स्टैंडर्ड्स सीखने के लिए आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस. अब आज की डेट में इंस्टीट्यूट्स और खुल गए हैं काफ़ी, बट मेरा एक ये भी प्लान है, आपसे मैं प्लान भी शेयर कर देता हूँ. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. तो अभी रिसेंटली हमने एक नई फैसिलिटी बनाई है. उसके अंदर हमने एक छोटा यूनिट बनाया है, जिसके अंदर हम एक बेकिंग स्कूल भी खोल रहे हैं. क्या बात है, बहुत बढ़िया. बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है एज अ बेकर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मेरा पिछले इतने सालों का एक्सपीरियंस है, जो टेक्निकल लर्निंग है, आई शुड शेयर इट विद द पीपल. एंड हर कोई बाहर नहीं जा सकता, हाँ. हर कोई ट्रैवल नहीं कर सकता. जा भी सकता है तो हर कोई इतना टाइम नहीं रुक सकता. तो मेरा ये नेक्स्ट प्लान ये है कि एक छोटा बेकिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे हम, जिसके अंदर हम स्कूल किड्स को, कॉलेज किड्स को, होम बेकर्स को एक फॉर्मल ट्रेनिंग देंगे कि किस स्टैंडर्ड से कैसे काम होता है, क्या हाइजीन प्रैक्टिसेस होती हैं, क्या फूड सेफ्टी लॉज है विच नीड टू फॉलो, क्या रेसिपी है विच यू शुड बी फॉलोइंग ऑन अ डेली बेसिस. क्योंकि बहुत बार लोग रेसिपीज़ नहीं फॉलो करते एंड प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी नहीं फॉलो होती. कैसे बिजनेस की फूड कॉस्टिंग करते हैं, कैसे बिजनेस बनाते हैं. सो ये मैं कोर्सेज स्टार्ट करेंगे हाल फिलहाल में. सो नाइस. मैं, आप मुझे ये बता रहे हो और मेरे दिमाग में चल रहा है कि वो ठीक है, मैं भी ज्वाइन करूंगी ये वाला कॉलेज, स्कूल, जो भी है. नाइस नाइस. अक्षत, किसी भी फूड बिजनेस को शुरू करने में जो लीगल वाला पार्ट है, उस पर ध्यान देना कितना ज़रूरी है, और क्या चीज़ें होती हैं जो कानूनी तौर पर किसी भी बिजनेस को शुरू करने से या शुरू होने के बाद रोक सकती हैं? तो ऐसे कुछ ज़रूरी पॉइंट्स कि अगर आप अपना फूड बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट ही डॉक्यूमेंटेशन है. लाइसेंसेज एंड डॉक्यूमेंटेशन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज आप एक इंटेग्रिटी वाला काम कर रहे हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं. ये पुण्य का काम है मेरे हिसाब से. तो खाने में कुछ भी सब स्टैंडर्ड मटेरियल होगा या कुछ हाइजीन सही नहीं होगा तो वो सही नहीं होगा. उसके लिए बहुत सारे लाइसेंसेज लेने होते हैं फूड बिजनेस रन करने के लिए. सो पहला है एक फूड सेफ्टी लाइसेंस, FSSAI लाइसेंस बोलते हैं. एक लेना पड़ता है MCD, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जो भी स्टेट कंट्री में होगा, जो भी स्टेट में होगा, उस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का हेल्थ लाइसेंस, कि आपकी फैसिलिटी उस तरीके से बनी हुई है, वहाँ पे उस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम्स हैं, वहाँ पे उस तरीके से क्लीनिंग सिस्टम्स हैं. काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जिस पे वो चेक भी करते हैं. ये होना बड़ा ज़रूरी है. थोड़ा सा स्केल अगर बढ़ता है तो वहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल का लाइसेंस लेना ज़रूरी है. बिकॉज अल्टीमेटली जो आप डिशेज़ वॉश करते हैं, जो आप वेस्ट फेंकते हैं, तो उसका एक वेस्ट मैकेनिज्म भी होना चाहिए. आप सीधा उसको नहीं डाल सकते हैं नाले में. तो उसके लिए प्लांट्स लगते हैं, ग्रीस ट्रैप्स लगते हैं, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगते हैं. तो उनका एक लाइसेंस लेना बड़ा ज़रूरी है. एक फायर सेफ्टी लाइसेंस लेना बड़ा ज़रूरी है. बिकॉज बहुत बार हम देखते हैं जैसे हमारे साथ भी मिसहैप हुआ था कुछ टाइम पहले. तो मिसहैप ना हो उसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म्स हैं. आपके पास फायर सिलेंडर्स हैं, आपके पास प्रॉपर मार्किंग्स है ऑफ एग्जिट्स एंड एंट्रीज, एंड वो लेना बड़ा ज़रूरी है. रेस्टोरेंट के अंदर अगर आप एक
सीटिंग कैपेसिटी दे रहे हैं, एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, तो आपको एक दिल्ली पुलिस का लाइसेंस या किसी भी स्टेट पुलिस का लाइसेंस लेना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा। तो लाइसेंसिंग आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड बिफोर लाइसेंसिंग किसी को आगे प्रोसीड नहीं करना चाहिए। और शायद इसी वजह से बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो फूड बिजनेस होते हैं बंद भी कर दिए जाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी बात भी है, हम्म। बिकॉज इंटेग्रिटी का मामला है। आप किसी को सब स्टैंडर्ड खाना नहीं खिला हाँ, सकते। बिल्कुल ये सही बात है। आपको और रात क्या। को नींद कैसे आती है हाँ। अगर किसी को आप गलत खाना खिला रहे हो तो। हाँ, बिल्कुल मैं सही इनफैक्ट बात मेरे है। स्टाफ को भी मैं ट्रेनिंग ये देता हूँ। मैं इनको ये चीज़ समझाता हूँ कि यार कोई कस्टमर हमारे आउटलेट पे आया, उस आउटलेट पे उसने केक ऑर्डर करा। केक ऑर्डर क्यों करा? या तो बर्थडे है, या तो एनिवर्सरी है, या तो फर्स्ट बर्थडे है, कुछ भी है, कोई सेलिब्रेशन है, इट्स अ हैप्पी मोमेंट। तो हैप्पी मोमेंट वो आपका जॉब है वो हैप्पी मोमेंट सेलिब्रेट करना, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है वो मीठा बनाने की। बिल्कुल। ठीक है, तो आपका जो परसेप्शन है और जिस तरीके से जिस माइंडसेट से काम करते हो ना, इट शुड ऑल बी इन अ वेरी पीसफुल एंड हैप्पी मोमेंट। आप लड़के नहीं काम करना, आपको हाइजीन से काम करना है, आपको सबके साथ मिलजुल के काम करना है। क्यों? क्योंकि वो हैप्पीनेस की जो जो नोट है वो स्टार्टिंग से हो जाता है। अब जो इंग्रेडिएंट मिक्स कर रहा है, मिक्स करने के बाद अल्टीमेटली इंग्रेडिएंट जाके वो प्रोडक्ट पहुंच रहा है किसी के घर पे जो कि कंज्यूम कर रहा है, तो वो जो हैप्पीनेस फैक्टर है वो फ्रॉम स्क्रैच होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने अक्षत, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम लोग हमेशा से बचपन से ये सुनते हुए आए हैं कि खुश होकर के अगर खाना बनाओगे तो वो खाने वाले के शरीर को भी लगेगा और उसमें स्वाद भी आएगा, है ना। बिल्कुल तो खुशी तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप रसोई में खड़े होके या कहीं भी आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो भोजन के फॉर्म में आपके शरीर के अंदर जा रहा है ना। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, जब ये शुरू किया आपके पापा ने इस बेकरी को, और तो उस वो मतलब उन्होंने कैसे शुरू किया था? वो फंडिंग खुद से ही किया था या कुछ, मतलब जैसे कि आजकल होता है स्टार्टअप्स में कि हम इन्वेस्टर ढूंढते हैं, फिर फंडिंग लेते हैं, फिर अपना बिजनेस शुरू करते हैं। तो क्योंकि ये आपका फैमिली बिजनेस है, और तो किस तरह से ये शुरुआत जो हुई थी उसमें कितनी कितनी मतलब कितनी लागत में शुरू हुआ आपका ये बेकरी? और आज की डेट में तो खैर माशाल्लाह आप लोग कमाल कर रहे हैं, हाँ जी। है ना। आई थिंक अभी तक तो बूटस्ट्रैप्ड ही हैं हम, हमने सब कुछ खुद ही करा है। एंड स्टार्टिंग में मुझे तो ध्यान नहीं है कब कितने इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हुआ था, बिकॉज ये 2004 या 5 की बात है। तो तब एक बड़ा छोटा सा सेटअप किया था अपनी सेविंग से। तो हमारे बिजनेसेस के अंदर बेस्ट पार्ट इज़ की री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स होती हैं, बिकॉज अल्टीमेट जब तक बिजनेस ग्रो नहीं करेगा तब तक वो बिजनेस डी ग्रो करेगा। तो एवरी ईयर हम कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करते गए विद द प्रॉफिट्स, एंड स्टार्टिंग से हम प्रॉफिटेबल रहे हैं हमेशा। बिकॉज फूड बिजनेस एज इट इज़, अगर आप देखा जाए, अगर अच्छे तरीके से आप करें, अगर आप 30-35% फूड कॉस्ट अज्यूम कर ले तो आप 10-15-20% मुनाफा कमा सकते हैं इजीली। सीआर में जा सकता है नंबर बहुत आराम से। बहुत इजीली, बहुत कोई अगर आप अच्छे तरीके से काम करें तो आप इजीली ये नंबर बहुत बहुत ऊंचा जा सकता है। तो आप ये देखेंगे कि बहुत फूड बिजनेसेस तब फेल होते हैं जब उनका प्रोडक्ट खराब होता है। हाँ, तब फेल नहीं होता कि उनके पास पैसे नहीं है। प्रोडक्ट अच्छा है तो मुश्किल समय के अंदर भी आप ग्रो कर जाएंगे। बिल्कुल। तो अभी तक तो फिलहाल हम बूटस्ट्रैप्ड हैं। देखिए जैसे आगे प्लान रहेगा। नहीं नहीं, अब जैसा कि मुझे सुनने में आया कि आप लोग अपनी फ्रेंचाइज का भी प्लान कर रहे हैं, तो उसका क्या प्लानिंग है? वो कब से शुरू करना है कि आपकी बेकरी किसी भी शहर में कोई और भी खोल सके? जी बिल्कुल। अभी तक तो हम अपने आउटलेट्स के माध्यम से सब बेच रहे हैं। हम अपने प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हैं, स्विगी, जोमेटो पे बेच रहे हैं। बट एक सेगमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जैसे केक्स एंड डेजर्ट्स, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी 2 स्टेट्स में है तो कोशिश कर रहे हैं कि बाकी स्टेट्स पे भी स्टार्ट करें। बिकॉज टीयर 2 सिटीज़ में आज की डेट में भी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। और वो इंस्पिरेशनल बाइंग ज़रूर है, बिकॉज वो चीज़ देखते हैं कि हम बड़े शहर में हमने वो चीज़ खाई थी, ये यहाँ कब मिलेगी। तो आई थिंक वेरी सून हम एक फ्रेंचाइजी मॉडल स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिकॉज अभी तक हमारी फैसिलिटी बहुत छोटी थी। बड़े ही कुछ टाइम पहले हमने एक बहुत बड़ी फैसिलिटी डेवलप करी है जिससे एटलीस्ट हम 40 से 50 आउटलेट और सर्व कर सकते हैं। क्या बात है, हाँ जी। वेरी नाइस। तो अभी टोटल नंबर क्या है पूरा दिल्ली एनसीआर में? अभी हमारे 5 आउटलेट्स करंटली हैं, एंड नेक्स्ट वीक एक आउटलेट हम खोल रहे हैं डीएलएफ साइबर हब में, अच्छा, गुड़गांव में। हाँ जी, गुरुग्राम में। गुरुग्राम में, द हार्ट ऑफ ऑल द कॉर्पोरेट्स। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अक्षत, क्योंकि आपका बिजनेस जो है, आपका बेकरी जो है, ये 2015-16 12-16 से, मतलब वैसे तो 2004 से चल रहा है, लेकिन आप भी जब इसमें आए
तो कोविड के टाइम में कैसे आप लोगों ने सरवाइव किया? बंद कर दिया या स्विगी पर आप लोग रहे अवेलेबल? और कैसे मतलब, बहुत और मुश्किल हुई, लॉस कैसा? लॉस तो बहुत ज़्यादा हुआ होगा। बहुत मुश्किल हुई थी कोविड के टाइम में। तो हम्म। सडनली सब कुछ चल रहा था एंड सडनली न्यूज़ आती है दैट कल से आउटलेट बंद करना पड़ेगा। तो एंड हमारे पास अराउंड 100 लोगों का स्टाफ था विच वी हैव टू टेक केयर ऑफ। तो पहले जो इनिशियल लॉकडाउन हुआ था 21 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन हुआ था, उसमें तो हमने ऑपरेट बिल्कुल भी नहीं करा। हम्म। स्टाफ भी बहुत परेशान हो गया स्टाफ की, यार क्या होगा, कहाँ जाएंगे हम, कुछ दिक्कत ना हो जाए हमारे साथ, हम्म। ये वो। तो स्टाफ को आप लोगों ने उस दौरान भी सैलरी वगैरह दिया? हाँ, हमने एक भी स्टाफ की कभी भी कोई सैलरी 50% नहीं करी, 20% नहीं बहुत करी। सुंदर, बहुत 100% सैलरी सबको हमेशा दी है हमने। बहुत सुंदर बात है ये। बिकॉज देखो, हम तो सर्वाइव कर जाएंगे, बट जिसको एक लिमिटेड सैलरी से अपना घर चलाना है, घर पे पैसे भी भेजने हैं, जो एक दूर शहर से आ रहा है स्पेशली काम करने के लिए यहाँ बिल्कुल, पे, उसको अपने बच्चे भी पालने हैं, बिल्कुल। अपना खाना भी करना है, सब कुछ करना है। तो हमने एक भी दिन की किसी की सैलरी नहीं रोकी, काम है चाहे नहीं है। तो हमने सबको हमेशा फुल सपोर्ट किया है, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ हम बिज़नेस कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ 100-150 परिवार और जुड़े हैं जिनको हुँ। हम साथ में आगे लेके चल रहे हैं। तो मेरे लिए मॉरली ठीक नहीं था कि हम किसी को सैलरी ना दें। तो बहुत डिफ़िकल्टी हुई उस टाइम, बिकॉज रेंटल्स तो चालू थे, रेंटल्स बिल्कुल चालू थे, एंड जो यूजुअल कॉस्ट होती है वो भी है, फिक्स कॉस्ट भी बिल्कुल फिक्स थी। जब सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कम हो गई, बट फिक्स कॉस्ट तो एज इट इज़ थी। सेल्स बिल्कुल नहीं थी, सेल्स हाँ। सिर्फ आई थिंक जब हमने ओपन करा तो जो सेल्स थी उसका सिर्फ 10% सेल्स हो रही थी। एंड हालांकि हम ऑनलाइन बेच बेच भी रहे थे उस टाइम, अच्छा, बट प्रॉब्लम क्या थी, कोई ऑनलाइन मंगा ही नहीं रहा था। कोई नहीं मँगा रहा था ना? हमने भी हाँ। शायद 2020 में पूरे साल मार्च से लेकर दिसंबर तक बाहर का खाना ही नहीं खाया था। बिकॉज स्टार्टिंग में तो वैसे ही लॉकडाउन था। उसके बाद जब सब कुछ स्टार्ट हुआ तो पता लगा कि जी अब खाने के अंदर भी कोविड आ सकता है, पैकेट में भी आ हाँ, सकता है। हाँ। तो बहुत चैलेंज हुआ, सामान बिकना कम हो गया। तो काफ़ी चैलेंजिंग था वो 1 डेढ़ 2 साल, हुँ। बट हमने बहुत कोशिश करके, मेहनत करके, डटे रह के बाउंस बैक करा, एंड अच्छे से बाउंस बैक करा। अच्छा, तो कितना वक़्त लगा फिर से ट्रैक पर आने में कोविड के बाद? आई थिंक 2022 स्टार्टिंग, 2021 एंड या 22 स्टार्टिंग में थिंग्स वर बैक टू नॉर्मल। हुँ। तो जैसे ही नॉर्मल हुआ, फिर हमने एक नया आउटलेट खोला विद इन 3-4 मंथ्स ही, बिकॉज चीज़ें नॉर्मल हो गई थी, एंड लोगों ने बाहर खाना स्टार्ट कर दिया था, लोग निकलना स्टार्ट कर गए थे, थोड़े मास्क कम हो गए थे। जब आई थिंक वैक्सीन जब से लगना स्टार्ट हुई, तब से सब कुछ नॉर्मल हो गया था। बिल्कुल। आपको क्या लगता है अक्षत कि क्योंकि जैसे हम लोग कोविड जैसा एक इतनी बड़ी महामारी देख चुके हैं हम, है ना? मतलब पूरी दुनिया रुक गई एक तरह से, है ना? कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, हर इंसान परेशान है, किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना? तो क्या आपको नहीं लगता कि हर बिजनेस को या हर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर इन फ्यूचर फिर इस तरह की कोई चीज़ आती है और सब कुछ शट डाउन हो जाता है, तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर रखना, बिल्कुल, आई थिंक एक है ना? कंटिजेंसी प्लान होना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, बिकॉज कोविड ने ये तो सिखा दिया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ। तो मैं ऐसा ये मानता हूँ कि कभी भी किसी भी चीज़ में ओवरबोर्ड नहीं जाना चाहिए। हुँ। आज की डेट में बहुत लोग माइनस नेगेटिव जाके बहुत लोग एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं, एंड वन फाइन डे दे फ्लॉप। तो आई थिंक ग्रो करो, ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहिए, सो दैट जितने आपके प्रॉफिट्स हैं, जितनी आपकी सेविंग्स है, उससे आप सस्टेन कर जाओ, अपने लिए नहीं, बट आपके लाइवलीहुड के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, आपके साथ आसपास इतनी फैमिलीज़ हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उन लोगों के लिए आप कुछ भी कुछ गलत होता है एटलीस्ट उनके लिए आप सर्वाइव कर जाओ। हुँ। तो ओवरबोर्ड मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ऑर्गेनिकली ग्रो करो। डेफिनेटली डेट इज़ अ वे ऑफ ग्रोइंग, एंड फंडिंग इज़ अ वे ऑफ ग्रोइंग, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर बिजनेस। आप अगर आपको ग्रोथ पैटर्न दिख रहा है, अगर आपको प्रॉफिट्स दिख रहे हैं, अगर आपको मार्केट ग्रोथ दिख रही है अपनी इंडस्ट्री के अंदर, उसी हिसाब से ग्रो करना चाहिए। बिकॉज अगर एक दिन इफ एवरीथिंग फेल्स, सो आप कंप्लीटली शट डाउन हो जाओगे। बिल्कुल। आपको कब लगा अक्षत कि ऑनलाइन आ जाना चाहिए, ऑफ़लाइन के साथ-साथ? ऑनलाइन हम तो खैर 2017 से ही हैं, अच्छा। बट पिछले 3 साल से हमने ज़्यादा फोकस करा है अपने गिफ्ट हैम्पर्स में, एंड अमेज़ॉन पे
क्योंकि एक सेगमेंट हमारा पेरिशेबल प्रोडक्ट्स का था, एक सेगमेंट था नॉन पेरिशेबल्स का। नॉन पेरिशेबल्स के अंदर एक गिफ्ट हैम्पर्स एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो हम करते हैं। एक मुझे बहुत बड़ी नीड लगी मार्केट के अंदर कि आज की डेट में बेकरीज तो बहुत हैं, प्रोडक्ट्स भी बहुत हैं, बट गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स बहुत कम है। आपके घर पे कोई कोई गिफ्ट लेके आता है आपके लिए, तो यूजुअली क्या होता है कि आप वो गिफ्ट फॉरवर्ड कर देते हैं या उसको रख देते हैं कि चलो जब कभी जाना हो उसको ले जाएंगे। तो हमने ये नीड देखी कि गिफ्टिंग, बेकरी गिफ्टिंग ना बहुत अभी लैक कर रही है एक अच्छे हाई क्लास प्रोडक्ट के साथ। तो हमने ये कोशिश करी कि हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएं विच इज़ विजुअली अपीलिंग फॉर ऑल द एज ग्रुप्स, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मिडिल एज के लिए। तो जब से हम गिफ्टिंग में आए हमने एक वर्ल्ड क्लास पैकेजिंग क्रिएट करी फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स। जब से वो क्रिएट करा हमने उसको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, B2B थ्रू FMCG चैनल्स हर जगह बेचना स्टार्ट करा। तब से हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। एंड ऑनलाइन आज की डेट में तो आई थिंक सबसे बड़ी नीड भी है। बिकॉज अगर आप, मैं अपनी बात ही करूँ, वाइफ मुझे कभी फ़ोन करती है कि यार आते हुए अक्षित यहाँ से ये लेते आना, मैं गाड़ी में बैठे शायद क्विक कॉमर्स से ऑर्डर करता हूँ और घर पहुँचने से पहले सामान पहुँच जाता है। तो आज की डेट में तो बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन प्रेजेंस। बिल्कुल, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, बट ब्रांडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन प्रेजेंस। बिल्कुल, बिल्कुल। ये B2B और B2C जो है, इनके मेन चैलेंजेस क्या हैं? जो अगर आप इस धंधे में उतर रहे हैं, मतलब कोई भी, चाहे वो बेकरी का धंधा हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, कुछ भी हो, तो B2B और B2C जो आबादी है, उसके चैलेंजेस क्या हैं? और उसके लिए वो खुद को कैसे प्रिपेयर रखे? बिल्कुल। B2B विच मीन्स बिजनेस टू बिजनेस। तो आप जैसे फूड बिजनेस के अंदर हॉरेका सेगमेंट, होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड बाकी इंस्टीट्यूट्स को आप सप्लाई करते हैं। एंड B2C मतलब डायरेक्ट आप कस्टमर को बेच रहे हैं। तो B2B के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि B2B जो कस्टमर्स हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर, जिसका काम ग्रो करता है वो B2B काम प्रोडक्ट प्रयोग करना बंद कर देता है। बिकॉज वो खुद उसके बाद टेक्निकल नोहा हो जाता है। B2B के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज पेमेंट्स का है, बिकॉज पेमेंट साइकिल्स बढ़ जाती हैं एंड अल्टीमेटली बिजनेस वही सक्सेसफुल है जिसका कैश फ्लो सही है। B2C के अंदर सबसे बड़े बिगेस्ट चैलेंज है कस्टमर्स, बिकॉज कंपटीशन इतना है दैट यू नीड टू हैव दैट USP टू सेल दैट प्रोडक्ट एवरीवेयर, सेल दैट प्रोडक्ट डिफरेंटली, सबसे अलग प्रोडक्ट बेचना। तो B2B काम करना आई थिंक बेटर भी है, क्योंकि आपको एक कस्टमर से आई थिंक 100 कस्टमर्स की सेल मिल जाती है। अब B2C के अंदर आपको 100 कस्टमर्स टैप करने पड़ते हैं, तब जाके आपको एक वॉल्यूम मिलता है। तो काम आई थिंक दोनों अगर पैरेलली आप चलाएं तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। तो हम भी खैर B2B B2C दोनों ही करते हैं। हम काफ़ी स्वीट शॉप्स को, होटल्स को बहुत से प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं अक्रॉस इंडिया एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो अगर मेरे हिसाब से दोनों पैरेलली चलाया जाए तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। पैरेलली बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, बिकॉज एक तरफ से आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी पूरा हो जाता है कि अगर आपका कुछ बचा है प्रोडक्शन कैपेसिटी B2C से, तो आपने 15-20 प्रोडक्ट और बना के आपने उसको B2B रिटेलिंग कर दी। एंड साथ में पेमेंट्स का इसलिए मैनेज हो जाता है बिकॉज B2C से आपका कैश फ्लो इन एनी केस इट इज़ रिच, तो B2B का आप मैनेज कर सकते हो अकॉर्डिंगली। बिल्कुल। मुझे ना अक्षत, बहुत एक शिकायत है बेकरी, सारी बेकरी से, कि हम जब केक ऑर्डर करते हैं, हम जब शॉप पर जाते हैं और वहाँ से जब लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है, हमको जो लिखवाना होता है वो लिख देते हैं अच्छे से, है ना। लेकिन जब हम ऑर्डर करते हैं, चाहे वो स्विगी से करें, चाहे वो जोमेटो से करें, और चाहे वो फ़ोन करके उनको कॉल करके बताएं, हालांकि हम उसमें मैसेज भी, टेक्स्ट भी कर देते हैं बेकरी को, लेकिन आता नहीं है लिख करके ठीक तरीके से हैप्पी बर्थडे और जो भी नाम हो किसी का, है ना। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है सारे बेकरी नहीं, वालों आई को थिंक इम्प्रूव करने की, है ना। सबको फॉलो करना चाहिए बिल्कुल, बिकॉज है ना। एक सेलिब्रेशन के लिए बंदा केक हाँ, मंगाता है कोई भी, तो और वो फिर वो क्या करेंगे, मोस्टली वो प्लास्टिक वाला हैप्पी बर्थडे टू यू वो उस पे लगा के केक पर दे देंगे, जो कि मज़ा नहीं आता उसमें। वो क्रीम से जब उस पे लिखा होता है ना हैप्पी बर्थडे टू यू और विद नेम, तो अच्छा लगता है, यस डेफिनेटली है ना। तो जो ऑनलाइन हम जब केक लेते हैं तो उसमें ये बहुत खराब चीज रहता है। आप कैसे करते हो इस चीज को? आप भी ऐसे ही प्लास्टिक वाला वो हैप्पी बर्थडे टू यू लगा के भेज देते हो? नहीं नहीं, हमारा तो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड है दैट जो आप प्रोडक्ट आउटलेट पे देखते हैं वही प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन मिलेगा, बिकॉज वहीं से जा रहा है वो। हाँ। कोई अलग किचन नहीं है उसकी, कोई अलग प्रोडक्शन नहीं है उसकी, प्रोडक्ट भी सेम है।
तो जो स्टैंडर्ड हमारा आउटलेट लेवल पे रहता है कि प्रोडक्ट ऐसे सर्व होना है, इस टेम्परेचर पे सर्व होना है, इस पैकेजिंग के साथ होना है, ये एक्सेसरी साथ में जाएंगी, तो वो एक स्टैंडर्ड सेट है अक्रॉस ऑल द आउटलेट्स. तो आई डोंट नो बाकी बेकरीज ऐसा क्यों करती हैं, बट हमारा डे वन से स्ट्रिक्ट पॉलिसी है दैट जो स्टैंडर्ड ऑफलाइन है वही स्टैंडर्ड ऑनलाइन रहेगा. अक्षत, लोग कहते हैं कि बड़ा आसान होता है कि घर में बैठे हुए पापा का बिजनेस मिल जाए और उसको आप करने लगो, ना आपको जॉब ढूंढने का पेन लेना पड़ा, ना ही आपको अपना कोई सेटअप करना पड़ा. लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है. एक एक्सपेक्टेशन होती है पापा की भी, है ना, और उस एक्सपेक्टेशन पे भी खरा उतरना होता है. तो ये जो जर्नी थी कि पापा के एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना है और उनसे बेटर इस बिजनेस को आगे लेकर के जाना है. ये बहुत ही अच्छा पॉइंट पूछा आपने. फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज, तो मेरा सारा पीयर था, सारे जॉब्स करते थे, अच्छे कॉलेजेस से करते थे. मैंने भी सोचा कि मैं कहीं जॉब करूं, क्योंकि अब आपका 50 लोग आपके साथ हैं जो सारे जॉब्स कर रहे हैं, तो आपका ही मन करता है यार मे बी आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग. हाँ. तो बिजनेस ज्वाइन करा. अब स्टार्टिंग में जब बिजनेस के बारे में नहीं पता होता तो हु इज़ योर आइडल? योर फादर इज़ योर आइडल, बिकॉज वही सिखाएंगे. हाँ. चैलेंजेस ज़रूर होते हैं डेफिनेटली. इनिशियली बहुत चैलेंजेस हुए बिकॉज एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है. वो पिछले इतने सालों से 15 बिजनेसेस चेंज करने के बाद एक बिज़नेस में आए, उन्होंने वो बिज़नेस बनाया, एक डेवलप करा, तो उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अपने कंसेप्शंस हैं, अपने नोशंस हैं कि काम ऐसे होना है, ऐसे नहीं होना. और मैं बुकिश नॉलेज सीख के आया, जो जो चीज़ें सीख के आया, मैं इमिजिएटली आके उसको अप्लाई करना हमने स्टार्ट करा. तो बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते थे कि नहीं ऐसे नहीं होना, ऐसे नहीं होना, ऐसे नहीं होना, ऐसे नहीं होना. तो आई थिंक इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रूविंग योर सेल्फ. हाँ, तो क्लैश हुआ वहाँ पे थॉट्स का. क्लैश तो आज भी होता है. तो क्लैश की बात नहीं है, बट जब एक बार आप प्रूव कर लेते हो ना अपने आप को कि नाउ आई एम केपेबल ऑफ हैंडलिंग थिंग्स माई सेल्फ. मैंने आपको ये देखो डेटा आप देख लीजिए, जैसा आप चाहते थे उससे डबल डेटा मिला है आपको. मैनेजमेंट आप देख लीजिए, डबल मिला है आपको. तो एक बार अपने आप को प्रूव कर लेते हैं अपने फैमिली के साथ, तो आई थिंक कोई भी पेरेंट पीछे भी नहीं हटता रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से. बिल्कुल बिल्कुल. एंड मैं ऐसा मानता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कभी दी नहीं जाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है. यस. बिकॉज मतलब दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक तरह से बोझ हो जाएगी, है ना. बिल्कुल. हमको खुद को समझना है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है और उसको लेकर के आगे कैसे बढ़ना है, निभाना है कैसे. बिल्कुल बिल्कुल. ऐसे बहुत से बिजनेस ओनर्स हैं मेरे नोन में, जो स्टिल एक बड़ी फैमिलीज के साथ 6-6 7-7 बंदे काम कर रहे हैं, एंड स्टिल दे आर कंटिन्यू टू ग्रो अलॉट. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी पड़ेगी अपने काम की, बिकॉज आपके फादर जैसे काम करते हैं, इतने सालों से कैसे काम कर रहे हैं, वो उनका तरीका है काम करने का. वो चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. नहीं इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज वो अपने कंफर्ट जोन में आ चुके हैं आज की डेट में. ठीक है, आपको अपने कंफर्ट जोन से अभी निकलना है, तो वो क्लैश डेफिनेटली आएगा ही आएगा. कोई डिसीजन मेकिंग के अंदर क्लैश आएगा ही आएगा. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को प्रूव करके आप लेंगे तो आई थिंक जब गोल एक हो ना, अल्टीमेटली जब हमने एक दिन बैठ के डिसाइड किया कि यार अल्टीमेटली 10 साल बाद क्या गोल है, तो कलेक्टिवली उनके 10 गोल थे, मेरे 10 गोल थे, बिजनेस के 10 गोल थे. हमने कलेक्टिवली एक चार्ट बनाया कि ये अपने टोटल 5 गोल हैं. ठीक है, इससे मैं भी अलाइन करता हूँ, मेरी कंपनी भी अलाइन करती है, एंड आप भी अलाइन करते हो. ये जब से हमने गोल डिस्कशन करी ना कि क्या विजन करना है अपने को, उसके बाद से आई थिंक कोई चैलेंजेस आए नहीं ज़िंदगी में कभी. उनका अपना सेगमेंट है, वो अपना सेगमेंट हैंडल करते हैं. मेरा अपना डिपार्टमेंट है, अपने डिपार्टमेंट हैंडल करता हूँ. किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं है. आई थिंग्स रन माई वे. उनका जो डिपार्टमेंट है अपने तरीके से काम चलाते हैं वो. तो आई थिंक ये प्रूव करने वाला जो टाइम है ना, जो हर किसी के लिए चैलेंज होता है, ये जो प्रूव करने वाला टाइम है, ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल है. आपने प्रूव करके अथॉरिटी ले ली तो आई थिंक अब स्काई इज द लिमिट, आप कुछ भी कर सकते हो. अदरवाइज आप सालों लगे रहो, आप कुछ नहीं कर पाओगे. ये तो है. तो बचपन में मतलब ये था कि जॉब करनी है, या पहले से ही था शुरू से ही? मतलब मुझे लगता है कि शायद 5th-6th क्लास से हम लोग ये समझना शुरू कर देते हैं कि हमको बड़े होके बनना क्या है ना. तो क्या बोलते थे बड़े होके क्या करना है? देखो क्लियर तो आज भी नहीं है कि 10 साल बाद कहाँ होंगे, क्या नहीं करना. सो गोल्स कीप चेंजिंग बट विजन इज़ वन. तो बचपन में भी ये था दैट इट वॉज अ डिलेमा कि यार जॉब करें, बिजनेस करना है, बिकॉज बिजनेस तब एक स्मॉल स्केल बिजनेस था. तो स्मॉल स्केल बिजनेस था तो ऑब्वियसली अब बचपन में तो पेरेंट्स आपको ही बोलते हैं यार पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओगे, पढ़ लो, इंजीनियर बन जाओगे, आप यहाँ अच्छा पढ़ोगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे, यहाँ से आप यहाँ ये अचीव करोगे.
तो इनिशियली तो गोल नहीं था, बट एज एंड व्हेन बिजनेस ग्रो होता गया, वहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखी, वहाँ पे स्कोप दिखा। जो प्रॉफिट्स शायद इन एनी जॉब लोग 5 साल में कमाते होंगे, 10 साल में कमाते होंगे, वो आई थिंक जब दिखने लगे कि हम 1 साल में 6 महीने में उसको कमा सकते हैं, तो आई थिंक हमें लगा कि यार बिजनेस ज्वाइन करना मेक्स मच मोर सेंस, बिकॉज ग्रोथ करनी है तो इट इज़ इन योर हैंड्स। एंड चैलेंज सबसे बड़ा ये होता है कि आप जॉब के अंदर यू आर गिवन अ डायरेक्शन कि आज ये काम करना है, कल ये काम करना है, परसों ये काम करना है, ये डायरेक्शन है, ऐसे काम करो। यू यू नो व्हाट इज कमिंग टुमारो। आफ्टर 1 ईयर आपको कहाँ पहुँचना है, 2 ईयर्स कहाँ पहुँचना है। बिल्कुल। बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है, यू डोंट नो आपको क्या करना है। आपको खुद अपना एक रोड मैप बनाना है। हाँ, आपको अपना खुद रोड मैप क्रिएट करना हाँ, पड़ेगा कोई कि आपको ऊपर से बैठ के इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है ना, आपका कोई बॉस नहीं है, तो आपको बिल्कुल हर चीज, आप फेल होंगे तो वो भी आपके हाथ में, और आप पास होंगे तो वो भी आपके हाथ में। तो ये मुझे लगता है कि ये ज्यादा चैलेंजिंग होता है बिल्कुल ना, बिल्कुल क्योंकि आपको अपने आप को जवाब देना पड़ जाता है ना, यहाँ पे आपको किसी को जवाब नहीं देना है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आप कुछ आपके काम से किसी तरह का नुकसान हुआ या फायदा हुआ तो कंपनी को होगा, आपको नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे नुकसान और फायदा आपको मिलने वाला है ना। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। अक्षत, जब हमको ऑनलाइन आना है, चाहे वो स्विगी हो, चाहे वो जोमेटो, और कोई भी फूड बिजनेस है, जब वो ऑनलाइन आना चाहता है तो वो पूरा प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप? आज की डेट में बहुत इजी प्रोसेस है। हाँ। अगर आपके पास जो 5-6 पैरामीटर्स है, लाइसेंसिंग पूरी है, आपके पास जीएसटी नंबर आपके पास है, आपका एक रनिंग लोकेशन है ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आपको कुछ नहीं करना। यू जस्ट हैव टू अप्रोच देम। उनकी वेबसाइट है, वहाँ पे आप ईमेल डालिए, एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे, आपसे मेन्यू मांगेंगे डिजिटल फॉर्मेट में, फोटोग्राफी मांगेंगे आपकी, एंड आई थिंक विद इन 1 वीक आप ऑनबोर्ड हो जाएंगे एंड यू कैन स्टार्ट सेलिंग। बट ऑनबोर्ड होना एक प्रोसेस है, बेचना अलग काम है। ऑनबोर्ड तो लाखों रेस्टोरेंट्स हैं, पर बेच कुछ पा रहे हैं खाली। बिल्कुल, क्योंकि वहां पे भी नंबर ऊपर नीचे होता रहता है ना, तो वो किस हिसाब से होता है? स्विगी या जोमेटो पे जब हम जाते हैं, कभी कभी कुछ ऊपर दिख रहा है, बिल्कुल। कुछ नहीं, वो किस हिसाब, तो वो सेल के हिसाब से होता है या पार्टनरशिप या स्पॉन्सर्ड है या जैसे भी है? बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। तो एक तो मार्केटिंग कैंपेन रन करते हैं वो कॉस्ट पर क्लिक्स का। जैसे आप एस देखते हैं गूगल पे कि आपने एक अपने वेबसाइट पे ऐड रन करी, तो आपका ऐड सब आपका वेबसाइट सबसे ऊपर दिखेगा। सिमिलरली विद स्विगी जोमेटो ऐसा ही होता है कि आपने अगर एक कैंपेन रन करा, तो आपका जो लिस्टिंग है वो उस विसिनिटी में, उस एज ग्रुप के अंदर सबसे ऊपर दिखेगा, उस कैटेगरी में सबसे ऊपर दिखेगा। तो एक वो है। बाकी डिस्काउंटिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऑर्डरिंग के अंदर। लोग बहुत हैवी डिस्काउंटिंग देके ऑर्डर्स बढ़ा लेते हैं। ऑर्डर्स ज़्यादा बढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ द पेज बढ़ती है, रिव्यूज़ बढ़ते हैं। जितना ज़्यादा रिव्यूज़ बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा मेन्यू से कन्वर्जन होंगे आपके ऑर्डर्स पे, जितना ज़्यादा मेन्यू विजिट्स होंगी आपके लिस्टिंग पे, उतना ज़्यादा ऑर्गेनिकली आपका पेज ऊपर आता रहेगा। आपको क्या लगता है अक्षत कि किसी भी फूड बिजनेस के आगे बढ़ने में सबसे बड़ी भूमिका किस चीज़ की होती है? कि लोगों ने आपके मतलब आपके प्रोडक्ट को ट्राई किया और फिर लोगों को बताया कि ये तो बहुत अच्छा है, प्लीज़ इसको ऑर्डर करो, या फिर आपने एड्स लगाए सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत सारी जगहों पे ऐसे बेचा, या फिर और कोई तरीका? तो क्या क्या सबसे ज़्यादा सही तरीका क्या है अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचने का या ऑफलाइन बेचने का? देखो, सेल्स ग्रो करने के 2 तरीके हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब कि हमने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, प्रिंट मीडिया पे, स्विगी जोमेटो पे, गूगल पे एड्स चलाई, आपको सेल्स अचीव होंगी। एक बार तो होंगी एटलीस्ट, बिकॉज आपने कोई ऐड चलाई, प्रोडक्ट आपका अच्छा दिख रहा है। क्योंकि पहले तो कस्टमर प्रोडक्ट देख के ऑर्डर करता है, उसको टेस्ट तो नहीं पता, रिव्यूज़ पढ़ के ऑर्डर करता है। तो वहाँ तो आपने ऑर्डर ले लिया, सेल्स तो डेफिनेटली आएंगी। बट एक कॉन्टिन्यूअल बिजनेस के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, इनऑर्गेनिक मार्केटिंग और ऑर्गेनिक मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ बहुत वर्ड ऑफ ज़रूरी माउथ। है ना? वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ, माउथ यस। तभी आएगा जब तक आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा। प्रोडक्ट आपका अच्छा है, आई थिंक आप सेल्स आपकी ऐसे ग्रो करेंगी आप सोच भी नहीं सकते। 50% मार्केटिंग का जो कन्वर्जन है, आई थिंक बाकी जो जितने भी मैंने टेक्निक्स बताई इनऑर्गेनिक की, उसके अंदर कन्वर्जन 10%, 8% होता है जितना आप स्पेंड करते हैं। ऑर्गेनिक मार्केटिंग का कन्वर्जन इट इज़ मोर देन 30 to 40%। ओह, सीरियसली? अब जैसे आप किसी को बताएंगे 5 लोगों को कि जी मैंने आज यहाँ से खाना खाया, तो डेफिनेटली आप अगली बार ट्राई ज़रूर करेंगे। ऑन द कॉन्ट्री, आपको सेम चीज़ अगर एक कोई प्लेटफॉर्म पे दिखी, तो
माइंड से स्किप हो जाता है कि यार चलो नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे, देखेंगे, प्लान करेंगे, ट्राई करेंगे। बट कोई अपना रिव्यू आपसे शेयर कर रहा है, एक कनेक्शन से शेयर कर रहा है कि आई लाइक इट, तो आपको भी पसंद आएगा। तो एक वर्ड ऑफ माउथ से बहुत अच्छी लॉयल्टी भी बनती है एंड सेल्स भी डेफिनेटली एक बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ग्रो करती हैं। अब जो कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ कर रहा है, ये तो आप अज्यूम करके चलिए कि वो एक लॉयल कस्टमर हमेशा के लिए बन गया है, बिकॉज उसने 2 4 5 बार ट्राई करने के बाद एक जजमेंट पास करा है दैट यू नो आई एम लाइकिंग द प्रोडक्ट, मेरे को पसंद आ रहा है, यू शुड ऑल्सो ट्राई। एंड वो कन्विक्शन से आप भी खरीदोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑर्गेनिक तो चलना ही चाहिए, बट मेजर फोकस रहना चाहिए ऑर्गेनिक ग्रोथ में। आपके केक को अगर बैंगलोर में बैठा हुआ कोई व्यक्ति खाना चाहता है, या मुंबई में या फिर पुणे में, तो कैसे खाएगा? देखिए दिल्ली अभी से मंगवा करके? दिल्ली से इसके लिए आपने कोई जुगाड़ निकाला है? अभी एक सेगमेंट है हमारा नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स का, जिसमें हम ड्राई केक्स, ड्राई टी केक्स, काफ़ी फ्यूजन फ्लेवर्स करते हैं उसके अंदर। तो वो तो डेफिनेटली उसकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी है, तो वो तो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, कोरियर करते हैं एंड बाकी प्लेटफॉर्म से भी बेचते हैं उसको। आइसिंग केक्स फिलहाल हम हाँ, आइसिंग केक्स तो पॉसिबल ही नहीं नहीं है, बेच रहे उसको, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत डेलिकेट है, हाँ। टेम्परेचर डेलिकेट है, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है अभी। बट डेफिनेटली हम सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं उसके लिए, सो दैट एक सप्लाई चेन बनाए पैन इंडिया के लिए। क्योंकि अगर आउटलेट्स ग्रो करेंगे, फ्रेंचाइजीज, और हमें आगे टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में करनी है, तो हमें एक सप्लाई चेन सिस्टम चाहिए जिससे एक प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ 1-1.5 महीने की बने। अक्षत, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आप फ्रेंचाइज में घुस रहे हैं, तो आप अपने टेस्ट को, जो आपका टेस्ट आपके मेन आउटलेट पे है, उस टेस्ट को मेंटेन रखना हर जगह, वो कैसे कर पाएंगे आप? हमने सेंट्रल किचन इसीलिए बनाई थी कि तो आपकी अपनी अपनी खुद की रेसिपीज हैं? यस यस है ना? तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करना किसी है के ना? साथ शेयर नहीं होती रेसिपीज। बिल्कुल। आज की डेट में भी नो मैटर द अमाउंट ऑफ ऑर्डर, द क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी फॉर्मुलेशन मैं खुद करके देता हूँ। ओह, तो वो आपके यहाँ जो शेफ हैं उनको पता भी नहीं है? नहीं पता उनको। ओह, वेरी नाइस। कुछ कुछ चीज़ों की फॉर्मुलेशन मैं कभी जैसे ऑफिस में साइड में जाके या अपने टेस्ट किचन में एक फॉर्मुलेशन करके उनको दे दिया, उनको नहीं पता लगता क्या, क्योंकि अल्टीमेटली बेकरी में क्या है, इट इज़ ऑल अबाउट इंग्रेडिएंट्स, द क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स। बिकॉज साइंस में, बेकरी साइंस के अंदर अगर 2 ग्राम ऊपर नीचे हो गया तो इट कैन चेंज द फ्लेवर अलॉट। तो कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं आफ्टर सच अ ह्यूज स्केल कि हम अभी भी उसको खुद मिक्स करके मैं देता हूँ। जिसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी ज़्यादा है कि वो आगे तक प्रिपेयर हो। बिकॉज यूएसपी तभी आती है, यूएसपी अदरवाइज कैसे आएगी? ऑब्वियसली, और क्या, बिल्कुल सही अब बात है। सेम विद कोका कोला एंड सेम विद लेस। जो लेस का एक कोका कोला का जो रेसिपी है, वो भी आई थिंक सिर्फ 2 या 3 लोगों को पता है। हाँ एंड दे कैन नॉट ट्रैवल ऑन अ प्लेन टुगेदर, बिकॉज किसी को कुछ हो गया तो रेसिपी कहाँ जाएगी। हाँ। तो अच्छा अक्षत, अगर किसी को कोई लोकल ही रह रहा है और हमको ऑनलाइन खाना है आपके यहाँ से केक, तो हम कैसे ऑर्डर करेंगे? मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, नाम के साथ विद .com, या चाहे स्विगी हो, चाहे वो जोमेटो हो, चाहे वो नंबर हो, कुछ भी हो, आप हमें बताइए, हमारे देखने वालों को, कि अगर उन्हें केक खाना है आपके यहाँ का तो कैसे ऑर्डर करेंगे। श्योर, हम काफ़ी माध्यम में अवेलेबल हैं आज की डेट में। हमारे 6 ऑफलाइन स्टोर्स हैं एंड आप हमारा खाना स्विगी, जोमेटो से ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.camden.in, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। मैं चाहूँगी कि प्लीज़ स्पेल करें। www.camden.in, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे बहुत से प्रोडक्ट्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे भी हैं अवेलेबल, आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं, कोई किसी को डिफरेंट स्टेट से कुछ मंगवाना है तो। थैंक यू सो मच अक्षत, हमको बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही स्वीट बातचीत रही है ना? जैसे आपके केक बहुत स्वीट होते हैं, तो वैसे ही हमारी ये बातचीत रही, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी हमसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और देखने वालों को बहुत कुछ समझ में आया होगा कि फूड बिजनेस में किस तरह की चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और अगर उन्हें शुरू करना है तो उससे पहले किन किन बातों पर ध्यान रखना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच अक्षत। मोस्ट वेलकम।